हाय सो फाइनली आज है हमारा द लास्ट सेशन। डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड हमारा सेमीकंडक्टर्स। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर दो, थोड़ा सा अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ। एंड हमारी फाइनली ये सीरीज होने पे आई है अब एंड। ओके चलिए, सो सीरीज थोड़ी सी लंबी चल गई, इतना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके बट ठीक है, इट्स ओके। फाइनली हमारी सीरीज खत्म सो समय से हो रही है, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। आपके इंग्लिश पेपर पढ़ने का भी मैंने सफिशिएंट टाइम यहाँ पर रखा है। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर में शुरू होते हैं थोड़े से मॉडल्स। स्टार्टिंग के हिस्से में हमारे मॉडल्स हैं, बट सारे मॉडल्स जरूरी नहीं हैं, वो तो आपके अगेन केमिस्ट्री बेस्ड ही हैं। जे थॉमसन के उसने कहा एटम एक वाटरमेलन के तरह है, और जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स बीज के तरह होते हैं, और वाटरमेलन है पॉजिटिवली चार्ज, जिसका मतलब उसने कहा एटम पॉजिटिवली चार्ज है। बट आपको पता है ये गलत चीजें केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चलती है, पूरा फेल है मॉडल, राइट। एटम आपका न्यूट्रल होता है ना कि पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसे करते करते आपको हिस्ट्री दी हुई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो है वो है बोर्ड्स मॉडल, बिकॉज आपका फिजिक्स आपको पता है सही चीजों पे ही काम करती है। ओके फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, हम लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, राइट। बट आपका जो मेजर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो जो करेक्ट मॉडल है वही हो जाता है हमारा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आइए समझने का प्रयास करते हैं। बोर का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला पोस्टुलेट कहता है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, तो पहला चैप्टर फिजिक्स का कहता है कि जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन में, सो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां से बीच में आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे प्रोवाइड करता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और जो अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमारी पहली पहली इक्वेशन, इसके साथ हमें इक्वेशन भी लिखनी है कि F सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा यहाँ से F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के यहाँ से बराबर क्या हो जाता है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के यहाँ से बराबर। चलिए, सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है हमारा mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? सो होता है k(q1q2) डिवाइडेड बाय यहां से r² के बराबर। बट जरूरी नहीं है मेरे पास एक ही चार्ज हो, जैसे मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ेंगी। तो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम यहाँ से z, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, एटॉमिक नंबर से हम कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। चलिए, k का वैल्यू कितना होता है? 1/4πε0। चार्जेस इवेंचुअली सेम ही होती हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, यहाँ से हो जाएगा e²r² टाइम्स ऑफ z, यहाँ से हो जाएगा हमारा mv²/r। तो फर्स्ट पोस्टुलेट की ये बन जाती है मेरी पहली इक्वेशन। हो सकता है एग्जाम में आपसे सिर्फ पहला पोस्टुलेट पूछें, हो सकता है एग्जाम में आपसे सिर्फ सेकंड पोस्टुलेट पूछें, हो सकता है सिर्फ थर्ड पोस्टुलेट पूछें। तो कोई भी पोस्टुलेट आपसे इंडिविजुअली भी यहां से पूछा जा सकता है। ओके जरूरी नहीं है आपसे ऐसे ही पूछा जाए, आपसे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, तो भी आपको इक्वेशन लिखनी है। आपसे 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, या 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। आपका तीनों वेराइटीज में यहाँ पे कवर हो जाता है। मैं सिर्फ देख रहा हूं टेक्स्ट बुक नोटेशन ओबे हुई है क्या? सो यस हुई है। सो ये हो जाता है बोर्ड्स का मेरा फर्स्ट पोस्टुलेट से मेरी इक्वेशन। चलिए, सेकंड पोस्टुलेट यहां पर क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस without radiating energy in those selected orbits in which angular momentum is an integral multiple of h/2π। सो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूमता है कि कोई भी ऑर्बिट में घूमता रहा। ओके ऐसा नहीं होता है, वो सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में घूमता है। और वो सिलेक्टेड ऑर्बिट्स की कंडीशन क्या होती है? सिलेक्टेड ऑर्बिट्स की कंडीशन होती है एंगुलर मोमेंटम हो जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π के बराबर। सो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n, और इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? h/2π का। सो यहाँ से है हमारा h/2π। फर्दर मोर एंगुलर मोमेंटम खुद होता है mvr के बराबर, सो यहाँ से हो जाएगा mvr अपॉन में nh/2π के यहाँ से बराबर। इक्वेशन नंबर 2। बोर का थर्ड पोस्टुलेट कहता है जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन मेरा लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, सो रेडिएट करता है यहाँ से हमारी एनर्जी। ओके और वो एनर्जी बराबर होती है डिफरेंस के। सो अगर अपर एनर्जी लेवल है EM
और लोअर एनर्जी लेवल है En। सो थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट कहता है Em माइनस En हो जाता है यहां से हमारा h टाइम्स ऑफ म्यू के बराबर। सो आप देख सकते हो ये तीन सिर्फ पोस्टुलेट नहीं है, बट ये तीन यहाँ पर क्या है? पोस्टुलेट्स के साथ ये पूरे के पूरे हमारे टर्मिनोलॉजीज भी हैं। क्या है? ये पूरी की पूरी हमारी यहाँ से टर्मिनोलॉजीज भी हैं। ओके, चलिए अभी हम क्या करते हैं? अभी हम करते हैं इनको स्टार्ट। तो अभी हमारा कहने को तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हो गया। ओके, यही है, तीन स्टेटमेंट्स हो गई यहाँ से, उसी के साथ साथ यहाँ से हमारी तीन ये इक्वेशंस हो गई। चलिए अभी मैं लगे हाथों जो आपका क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन कि आप रिड्यूस करो एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट। आपसे रेडियस पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं शो दैट, ओके बताओ कि रेडियस कैसे प्रोपोर्शनल है टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। फर्दर मोर, या तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए वेलोसिटी कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो आर और वी से रिलेटेड यहाँ पे दो चीजें हमें निकालनी पड़ती हैं और दोनों यहाँ पर टेक्निकली जरूरी भी हो जाती हैं। चलिए तो लॉजिक यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है। हमारी पहली इक्वेशन कहती है mv स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ यहां से z के बराबर। चलिए सेकंड इक्वेशन हमारी कहती है mvr इज इक्वल टू दी होता है यहां से nh अपॉन में यहां से 2 पाई के बराबर। तो करना क्या है? अगर एग्जाम में बोलते हैं कि रेडियस निकालो तो वेलोसिटी को आपको गायब करना है। अगर एग्जाम में बोलते हैं वेलोसिटी निकालो तो रेडियस को आपको गायब करना है। सो अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि मुझे रेडियस निकालना है, मुझे क्या करना है? मुझे रेडियस निकालना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा? रेडियस निकालना है, सो वेलोसिटी को करना पड़ेगा मुझे यहां से गायब। चलिए सो गायब कैसे करूंगा यहां से? सो गायब करने का मतलब होता है कोई वैल्यू बना दूंगा। सो वेलोसिटी की यहां से वैल्यू बना दूंगा nh अपॉन में 2 पाई mr के बराबर, और यही वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन 2 से बनाई मैंने, सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर यहां से 1 में। सो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा m v स्क्वायर के जगह मुझे मिल जाएगा यहां से पूरे के पूरे टर्म का यहां से स्क्वायर। चलिए पूरे के पूरे टर्म का हो जाएगा यहां से स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में हो जाएगा यहां से z के बराबर। चलिए फटाफट से करेंगे स्क्वायर और हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, साथ में पाई स्क्वायर, साथ में m स्क्वायर, साथ में r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू यहाँ से z के बराबर। चलिए सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हमारा पाई का स्क्वायर और पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल। चलिए रेडियस क्या मिलेगा? सो रेडियस भेज दूंगा वहां पे, m और m का स्क्वायर कैंसिल। चलिए सो रेडियस भेज दूंगा वहां पे, यहाँ पे क्या बचेगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m, और यहां से आ जाएगा ई स्क्वायर, वहां से चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट, z आ जाएगा नीचे इज इक्वल टू हो जाएगा r, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में हो जाएगा पाई m ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ z के बराबर। ओके चलिए सो दिस इज द मेरा फाइनल आंसर फॉर द रेडियस का फॉर्मूला। बट यहाँ पे अगेन हमारा लॉजिक है कि जब जब फिजिक्स में कांस्टेंट्स जमा हो जाते हैं हम उनको रिप्लेस कर देते हैं न्यू कांस्टेंट्स। एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, मास एक कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो मैं इसको कह सकता हूं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन में यहां से जेड के बराबर। पर हमारे टेक्स्ट बुक वाले बहुत ज्यादा स्वीट लोग हैं, वो बोलते हैं ज्यादा मेहनत मत करो, हाइड्रोजन एटम की ही बात करो। सो अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं तो मुझे फर्दर मोड z का वैल्यू 1 मिल जाता है। सो रेडियस हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के यहां से बराबर। फर्दर मोर अगर ये सारे क्वांटिटीज को मैं ऐड कर देता हूं तो हमारा एक टर्म आ जाता है जिसको कहते हैं हम a0, जिसका नाम है बोर्ड्स रेडियस, जिसकी वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर। सो फर्दर मोर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि रेडियस इज इक्वल टू हमारा बोर्ड्स रेडियस टाइम्स ऑफ यहां से n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सो यहां से मैंने किया क्या? वेलोसिटी का इक्वेशन बनाया
और डाल के वेलोसिटी को गायब करके यहां से रेडियस निकाला। अब अगले स्टेप में क्या निकालना है, अगले स्टेप में निकालना है मुझे वेलोसिटी, तो रेडियस को यहां से गायब करना पड़ेगा। चलिए, तो रेडियस की यहां से इक्वेशन बना दूंगा, NH अपॉन में 2 पाई mv के बराबर, और यही रेडियस की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहां पर। चलिए, अब आप चाहो तो पहले ही रेडियस और रेडियस यहां से कैंसिल कर सकते हो। चलिए, सो मुझे मिलेगा क्या यहां से, मुझे मिलेगा यहां से mv स्क्वायर इज इक्वल टू दी, मुझे मिलेगा यहां से e स्क्वायर अपॉन में मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r। r कितना है, r है NH अपॉन में कितना है 2 पाई mv के यहां से बराबर, मल्टीप्लाइड बाय है यहां से हमारा z के बराबर। चलिए, मास और मास हो जाएगा कैंसिल, वेलोसिटी और वेलोसिटी हो जाएगा कैंसिल, वेलोसिटी इज इक्वल टू दी हो जाएगा z e स्क्वायर अपॉन में और 2 1 2 2 पाई एप्सिलॉन, पाई भी कैंसिल, सो पाई और पाई कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट यहां से h के बराबर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहां से 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ n h के बराबर। अगेन मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, बट हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात है, सो वेलोसिटी हो जाएगा यहां से 1 बाय n के बराबर। ओके, सो ये हो जाता है वेलोसिटी का रिलेशन। आइडियली अगेन मुझे इन सारी चीजों को सॉल्व करके एक वैल्यू बना लेना चाहिए, बट नहीं करते हैं टेक्स्ट बुक में, वो बोलते हैं नहीं कि रेडियस के लिए करो, इसके लिए नहीं करो। सो हम भी वही पैटर्न यहां से फॉलो करेंगे। चलिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड के मॉडल में डिफिकल्टी क्या थी, रुदरफोर्ड के मॉडल में बेसिकली डिफिकल्टी ये थी कि देखो, रुदरफोर्ड ने जो जो प्रिडिक्शन किया, प्रिडिक्शन तो सही था कि एटम कंसिस्ट ऑफ मोस्टली फ्री स्पेस, 99.9% ऑफ द एटम इज वैकेंट। ओके, देयर इज अ, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, राइट। प्रिडिक्शंस तो आपकी रुदरफोर्ड की वही थी। अगर किसी को प्रिडिक्शंस पढ़नी है भाई, तो प्रिडिक्शंस तो आपका वही था कि अगर आप यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो यहाँ पे हम रखते हैं सोर्स ऑफ पार्टिकल। सोर्स ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कौन सा होता है, सोर्स ऑफ पार्टिकल यहाँ पे हम लोग रखते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स, हम प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं। सो रेडियो एक्टिव सोर्स अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, तो मेरी बीम ना कहीं पर भी जा सकती है। ओके, मेरी बीम क्या हो सकती है, मेरी बीम कहीं पर भी जा सकती है। बिकॉज मेरी बीम यहाँ से कहीं पर भी जा सकती है, तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि कोलीमेटर के थ्रू यहाँ पे हम उसको एक डायरेक्शन में लेके आते हैं। कोलीमेटर बेसिकली क्या है, जैसे घोड़ा अगर रास्ते पे भटक रहा हो, तो घोड़े को ऐसे हम कुछ पहना देते हैं, जिससे घोड़े को सिर्फ और सिर्फ सीधी की नजर का ही ध्यान रहता है, सामने की नजर का ही ध्यान रहता है। सो कोलीमेटर भी यहाँ पे वही काम करता है। सामने रखते हैं हम गोल्ड का फॉयल, गोल्ड का फॉयल हम इतना ज्यादा पतला रखते हैं, इतना ज्यादा पतला रखते हैं कि हम लिटरली अज्यूम करते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स ही पास हो, क्या हो यहाँ पे, एक सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स ही यहाँ से। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स, सो रेडियो एक्टिव सोर्स से होता क्या है, रेडियो एक्टिव सोर्स से होता है हमारा रेडियो एक्टिव डीके। डीके का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं वो एक समय के बाद उल्टी करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली वो रिलीज करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो हमारा यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते जाते हैं। तो हमारा ऐसे एक्सपेक्टेशन था कि हमारे जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से पास होंगे, तो मुझे कुछ अच्छा खासा फिजिक्स के सेंस में ऑब्जर्वेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, अच्छा खासा फिजिक्स के सेंस में ऑब्जर्वेशन होने लगेगा। बट हम लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमको लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ये लोग बट के जाएंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी थी। बट इवेंचुअली हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे ही यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड का हम स्क्रीन लगा के इनकी स्टडी करते हैं, तो हमको पता चलता है मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स जो थे हमारे पास हो जाते हैं स्ट्रेट। अ वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस स्कैटरिंग एंगल, थोड़े से यहाँ पर हमारे डिफ्लेक्ट हुए थे। अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, only about 0.14% were deflected at an angle larger than 0.1 degree. So आप देख सकते हो कि सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स 0.1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, मतलब सब आपके ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही गए। एंड अबाउट 1 in 8,000 was deflected at an angle larger than 90 डिग्री। ओके, एंड उसके बाद और बहुत ज्यादा कम थे जो 180 डिग्री से टिल्ट हुए। तो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि
कुछ है ही नहीं। ओके कंक्लूजन आपका ये है कि आपका एटम खाली है। ओके आपका एटम क्या है, आपका एटम यहाँ पे एकदम खाली है, एटम के अंदर कोई भी चीज यहाँ पे है ही नहीं। ओके सो एटम के अंदर यहाँ पे क्या है, एटम के अंदर यहाँ पे कोई भी चीज है ही नहीं। आपका एटम कंसिस्ट ऑफ फ्री स्पेस। एटम क्या कंटेन करता है फ्री स्पेस। फर्दर मोर एटम का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है एट द सेंटर एंड जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। सो ये सब चीजें तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ी हैं। अब इसका फेलियर क्या है, इसका फेलियर हमारा यही हो जाता है, इसका फेलियर ये होता है, रुदरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन या फिर क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी कहती है अगर मेरे पास कोई एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो वो कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है एनर्जी। ओके एंड हमें पता है इलेक्ट्रॉन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन पहले पेज पे हमारे फिजिक्स के लिखा हुआ है कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेसिकली यहां पर हमारा अजम्पशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रेडिएट होना चाहिए। अगर एनर्जी रेडिएट हो रही है, अभी मैं बात करते जा रहा हूं, मुझे नींद आना चालू हो जाएगी, यानी मेरी एनर्जी कम होती जाएगी। सो इवेंचुअली क्या होगा, एनर्जी कम होती जाएगी तो सर्कल यहां से क्या होते जाएगा, सर्कल यहां से कम होते जाएगा एंड इवेंचुअली सर्कल अगर यहां से कम होते जाएगा सो फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम होते वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। सो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। सो इसी प्रकार से हम लोगों को एक भी स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा ही नहीं। क्या होगा, हम लोगों को एक भी स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा ही नहीं, बट वास्तव में तो आपको पता है ऐसा नहीं होता है। ओके सो दिस इज द मेन ऑब्जर्वेशन एंड दैट्स इट। ओके चलिए, तो ये आपका फेलियर है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है यहां से एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आपको एक दो क्वेश्चन आए हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही हार्ट ऑफ द चैप्टर है। ओके मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुझसे पूछता है इस चैप्टर का हार्ट क्या है, सो इस चैप्टर का हार्ट हो जाता है हमारा यहाँ से एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टॉपिक। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो सिर्फ बाल्मर सीरीज, एक्सप्लेन करो सिर्फ लाइमन सीरीज। ओके चलिए, तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो मेरा एवरग्रीन सीरीज है उसमें कंस्ट्रक्शन देखा है, जिसमें मैंने डायग्राम ऐसे आपके सामने पूरा का पूरा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है और पूरा का पूरा डायग्राम मैंने बनाया है। सो जस्ट मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने वो तो देखा है। ठीक है, तो ये सब क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, पहले तो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये सब नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम तो यहाँ पे कोई भी लिख सकता है, बट आखिर में ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या, तो पहले तो हम थोड़ा सा वो समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमारे पास एटम के अंदर दो प्रकार के स्पेक्ट्रा होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के स्पेक्ट्रा होते हैं। पहला स्पेक्ट्रा हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, चलिए, और दूसरा स्पेक्ट्रम यहां पर हो जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। कोई बोलेगा सर आया कहां से, कैसे है, क्या है, वगैरह वगैरह। आया कहां से, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, सो समझो वो लोअर एनर्जी लेवल पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सो यहां से उसके पास एक एनर्जी आई, सो यहां से उसके पास एक एनर्जी आई, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऊपर के तरफ यहाँ पे चले जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो अगेन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो भी पढ़ाई लिखाई है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उसी प्रकार से एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, सो एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब मेरा एक इलेक्ट्रॉन जाता है, सो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन जाता है सो रिलीज करता है एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई दिस इज बेसिकली एमिटेड एनर्जी। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टडीज हैं उनको कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर। और सारे के सारे साइंटिस्ट जो हमारे सिलेबस में हैं, जैसे लाइमन ने क्या पढ़ा, लाइमन ने पढ़ा फर्स्ट, अगर आपका ग्राउंड लेवल पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आके गिरते हैं तब आपके स्पेक्ट्रम में लाइंस कैसी होंगी, वो लाइमन ने पढ़ा। सेकंड किसने पढ़ा, बाल्मर ने पढ़ा। सो बाल्मर ने पढ़ा आपका सेकंड वाली सीरीज, लाइमन, बाल्मर, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे पास्टन। सो पास्टन ने कौन सी सीरीज पढ़ी थर्ड सीरीज।
सो एल बीपी वापस से आ जाता है बीपी, सो अगले बी में आ जाता है यहां से हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट ने क्या पढ़ा n इज इक्वल्स टू दी हमारी फोर्थ सीरीज, एंड उसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा पी फंड। तो इन्होंने कुछ बड़ा तो किया है, ऐसी बात नहीं है कुछ बड़ा नहीं किया है, बट कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। ओके और ये पूरे एमिशन स्पेक्ट्रा पे अपनी एक ही फॉर्मूला है, 1/λ इज इक्वल्स टू दी आर, यहां से हो जाता है 1 में n का स्क्वायर, माइनस में हो जाता है यहां से 1 में m स्क्वायर के बराबर। तो इसमें आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यहां से आपके न्यूमेरिकल्स आप ऐसा समझ के चलो आ गए हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, वो एमएचटी सीईटी हो या बोर्ड एग्जाम हो, आप ऐसा अज्यूम करो कि समझ तो आ चुके हैं पेपर में, पहले से ही आप अज्यूम कर सकते हो। ओके तो यहां पर आपको सिर्फ समझना क्या पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कैसे आपको चीजें करनी है, समझना क्या पड़ता है कैसे आपको चीजें यहां पे परफॉर्म करनी है। ओके सो वो आपको सिर्फ समझना पड़ता है। तो इधर क्या होता है, लोअर ऑर्बिट अपना होता है n, सो n हमेशा हम फिजिक्स में यहाँ पे रेफर करते हैं लोअर ऑर्बिट। तो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, जिंदगी में कभी भी शुरुआत कहां से होती है, लो से होती है। m हो जाता है हमारा यहाँ से हायर ऑर्बिट। सो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की सीरीज ये देख रहे हो, सो मेरा एक सेशन आने वाला है जिसमें फिजिक्स का आ चुका है एक्चुअली, तो वो फिजिक्स का पूरा पार्ट 2 कवर होगा, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स का बताया है। बट अगेन प्रोसेस वही है, आपने डायग्राम, ये जो डायग्राम है लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, ये कैसे बनता है ये देखना जरूरी है। सो इसके लिए आप लोग एक बार एवरग्रीन सीरीज को रेफर आउट कर सकते हो। चलिए फॉर लाइमन सीरीज अभी इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, देयर इज नो डेफिनेशन, सीधा आपको एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्लेन लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज n का वैल्यू है 1 के बराबर एंड m का वैल्यू है यहां से 2 3 4 5 से लेके आपका इंफिनिटी तक। सो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 2 3 5 से लेके आपका ये वैल्यू जाते हैं इंफिनिटी तक। द वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन द लाइमन सीरीज इज गिवन बाय दिस। सो देखो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, तो ये है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में बाहर क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अरे एनर्जी निकलेगी, उसका कुछ तो वेवलेंथ होगा, है ना, कुछ तो वेवलेंथ होगा। तो ये सारे लोग उस वेवलेंथ की ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे लोग हमारे उस वेवलेंथ की ही यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सो लाइमन सीरीज कहां पे ऑब्जर्व की जाती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऑब्जर्व की जाती है। कहां ऑब्जर्व की जाती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। चलिए बाल्मर सीरीज n की वैल्यू 2, देखो ये 2020 में आया है सवाल। ओके सो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की वजह से नीचे आ गया है, 2020 में आपके पूछा गया है, तो आप देख सकते हो आपका नॉर्मल ही है। ठीक है, इसमें कुछ भी और नहीं है, ये एच बिच कुछ भी नहीं, आप जितना वो लिखा है उतना ही ये लिखो, और आप चाहो तो डायग्राम बना देना, डायग्राम बना देना। किसी का हिम्मत नहीं होगा मार्क्स काटने का, वही आपको है रीजन्स देखने हैं। पास्टन सीरीज आपकी फॉल होती है नियर इंफ्रारेड रीजन में, ये आपकी फार होती है मिडिल इंफ्रारेड रीजन में, धीरे धीरे आप दूर चलते जाओगे। एंड फाइनली जो लास्ट है पी फंड, वो फार लाई करती है हमारी फार इंफ्रारेड यहां से रीजन में। ओके सो दैट्स इट, फॉर्मूला लिखो, ये लिखो और डायग्राम बनाओ, मोर देन इनफ हो गया। क्या हो गया, यहां से मोर देन इनफ यहाँ पे आपका हो गया। ओके चलिए सो ये आपका मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। ये आपका सवाल है ऑन द मास डिफेक्ट। ओके चलिए सो एक्सप्लेन करना है यहाँ पर हमें मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट का लॉजिक क्या होता है, मास डिफेक्ट का हमारा लॉजिक यही होता है कि हमारा एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है। ओके जब भी हम दो न्यूक्लियाई को साथ में लेके आते हैं तो हमको लगता है कि अगर 2 + 3 5 है तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, बट ऐसा न्यूक्लियर फिजिक्स लेवल पे नहीं होता है। सो न्यूक्लियर फिजिक्स लेवल पे हमेशा क्या होता है, जब भी आप चीजों को लेकर आते हो सो कुछ मास आपका एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कभी भी एक्सीडेंट होता है तो आप एक्सीडेंट के बाद अगर दोनों गाड़ियों का मास मेजर करोगे तो आपको वो मास भी सेम नहीं मिलेगा कि पहले बिफोर एक्सीडेंट ये कार इतने किलो की है, वो कार इतने किलो की है। आफ्टर एक्सीडेंट आप सारे रास्ते से पत्थर के टुकड़े उठाओ तो भी आपको मास सेम नहीं मिलने वाला है। इसके पीछे का रीजन यही है, जब एक्सीडेंट हुआ तो जोर से आवाज आया, सो एक हिस्सा एनर्जी का चला गया साउंड एनर्जी में। एक्सीडेंट हुआ, जोर से हीट प्रोड्यूस हुई, एक हिस्सा एनर्जी का चला गया हीट में। ओके तो मास आपको हमेशा कम मिलता है। सो मास डिफेक्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस
and sum of the rest mass of the constituent of nucleons is called as the mass defect. ओके चलिए, तो यही है आपका यहाँ पे मास डिफेक्ट का एक्सप्रेशन. कंसीडर द न्यूक्लियस एज XA, इट हैज Z प्रोटॉन्स एंड A माइनस Z न्यूट्रॉन्स. तो ये तो आपको केमिस्ट्री से अच्छे से पता होगा कि अगर किसी के अंदर प्रोटॉन Z हैं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं A माइनस Z के बराबर. Therefore mass defect will be, so mass defect का यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है, mass defect का एक्सप्रेशन हो जाता है यहाँ पे Z टाइम्स MP प्लस यहाँ पे हो जाता है यहाँ से A माइनस. मैं आपको ये टेक्स्ट बुक नोटेशन से बताता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा आपको मे बी कम समझे, सो दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग. ओके चलिए, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक नोटेशन लिख के देता हूं. मास डिफेक्ट, सो क्या है यहाँ पे, मास में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है. सो डेल्टा M इज इक्वल्स टू दी हो जाता है Z बरोबर. Z आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को अगर मास ऑफ प्रोटॉन से मैं मल्टीप्लाई करूं सो आइडियली मुझे वो डेटा मिलनी चाहिए. प्लस साथ में क्या होना चाहिए, अपने न्यूक्लियस का भी होना चाहिए. तो ये हो जाता है हमारा Mn माइनस यहाँ से करना पड़ता है हमको मास नंबर A. ओके सो ये हो जाता है आपका एक प्रोडक्ट, इसमें से माइनस करना पड़ता है हमको M को. सो अगेन ये आपको डिटेल्ड में देखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा ऐसे करके निकल जाएगा, बिकॉज इसमें अगेन दो चीजें आती हैं. ओके क्यू फैक्टर का भी एक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और दूसरा इसमें फैक्टर आ जाता है हमारे क्यू वैल्यू, एक फैक्टर आता है, दूसरा फैक्टर आ जाता है फिशन और फ्यूजन का. ओके सो ये दो चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं, बट अब आपने कभी किया नहीं है ये सब चीजें तो अभी उसको इतना डिटेल में मत जाओ, क्योंकि ठीक है आप इग्नोर कर सकते हो, ये एक एक्सप्रेशन करके छोड़ दो. जब CET का प्रिपरेशन करो तब आप थोड़ा सा इसको ज्यादा डिटेल में यहां से देख लेना. चलिए सो यहां से आ जाता है एक्सप्रेस द, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. सो लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. सो ये एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, छुपे रुस्तम तरीके से दिया गया है. ओके तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन. ओके सो मैं लिख इसको देता हूं. सो देखो है वही एंगुलर मोमेंटम का हमारा रूल क्या है, एंगुलर मोमेंटम का रूल वही है. सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट वही कहता है आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन में 2 पाई के बराबर. बट फर्दर मोर मुझे क्या पता है, फर्दर मोर मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम का खुद का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू r के बराबर, और लीनियर मोमेंटम होता है mv के बराबर. सो ये हो जाता है यहां से mvr के बराबर. तो शुरुआत हमारी वैसे ही है, mvr इज इक्वल टू दी nh अपॉन 2 पाई. r भेज दूंगा वहां पे, ठीक है. r का खुद का वैल्यू क्या है, सो रेडियस का जो हमारा डिटेल्ड में खुद का वैल्यू आया, जस्ट वही रेडियस का वैल्यू हमें क्या कर देना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. आधे फैक्टर्स हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है. और लीनियर मोमेंटम होता है एनीवेज mv के बराबर. मिल गया मुझे लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन. अगेन मैं बोलूंगा इसमें से सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो मुझे मिलता है लीनियर मोमेंटम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 अपॉन n के, जैसे मेरे वेलोसिटी का टर्म यहां से इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा था. ओके सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ न्यू, ये आपका नया सवाल है. ओके बट अगर एग्जाम में आ जाए, कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछले साल के स्टूडेंट्स ऐसे ही चले गए थे. ओके कि 2 साल PYQ आए हैं, इस साल भी आएंगे, क्या हुआ, रोके निकले. तो पता होना चाहिए आपको, अगर यहां नहीं तो CET में अगर आ गया कि आपका मोमेंटम और उसका रिलेशन क्या है, तो भी आपको समझ गया कि वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, हमारा सेम होता है. क्या होता है, रिलेशन हमारा सेम होता है. चलिए एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड्स मॉडल. सो बोर्ड्स मॉडल की लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हाइड्रोजन तक ही सीमित था, हाइड्रोजन के अलावा वो ज्यादा चीजें नहीं बता पाया. ओके तो आपका पूरा घूम फिर के वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे ही आकर के एंड हुआ. ओके इवन फॉर हाइड्रोजन मोर एक्यूरेट स्टडी ऑफ द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा शोड मल्टीपल कंपोनेंट्स इन द सेम लाइंस व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल. ओके सो अगर हाइड्रोजन के भी हम डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर आपकी लाइंस में और ज्यादा स्प्रेड अप थी, मतलब और ज्यादा क्लासिफिकेशन देखने को मिला, जो कि हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगर हम बोर्ड्स मॉडल से पढ़ते हैं तो हम लोग उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट रियलिटी में तो एग्जिस्ट करता है. The intensity of the emission lines seem to be different from line to line.
and Bohr's model has no explanation for it. For example, अगर यहाँ पर मैं बना देता हूँ n is equals to 1, यहाँ पे बनाता हूँ n is equals to 2, यहाँ पे बनाता हूँ n is equals to 3, तो एक पॉसिबिलिटी है मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिरे, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से यहाँ गिरे, एक पॉसिबिलिटी है ऊपर से नीचे गिरे। तो ये जो अलग अलग ऑर्बिट से हमारी लाइंस गिर रही हैं, वास्तव में इनकी इंटेंसिटी अलग होती है। ओके, बट बोर जी के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इंटेंसिटी को वो कैसे यहाँ पे डील कर पाएंगे, किसको इंटेंसिटी को वो कैसे यहाँ पे डील कर पाएंगे, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। On the theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it arbitrarily assumed orbits following a particular condition to be stable. ये चीज आज तक फिजिक्स में क्वेश्चन मार्क है, हाँ, और कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है। ओके, ये चीज आज भी फिजिक्स में क्वेश्चन मार्क है और कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता है। टिल डेट ये चीज एक फिजिक्स का क्वेश्चन मार्क है। देखो, फिजिक्स कहती है संसार में जब भी कोई चीज मूव होती है उसको एनर्जी लगता है। संसार में कोई भी चीज मूव होती है उसको एनर्जी लगता है। एज सिंपल एज दैट। पूरे फिजिक्स का नियम है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है आप कोई चीज नहीं कर सकते। एनर्जी है तो आप वर्क डन कर सकते हो, चल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो सवाल वही है, अभी ये बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी घूम रहे हैं। वॉच है जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी घूम रहे हैं। मेरे हाथ हैं, पाँव हैं, सर है, मुंह है, स्किन है। स्किन किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। फर्दर मतलब आप हर चीज के जब अंदर 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 चलते जाओगे लेयर बाय लेयर तो आपको एटम्स ही मिलने वाले हैं, और सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो मोशन एनीवेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि उनको कहां से एनर्जी आया इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, तो इस चीज का आंसर एक्चुअली नहीं है। इस चीज पे बस बोर ने बोल दिया, क्या बोल दिया? बोर ने बोल दिया कि अभी देखो, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, मैं एक ना आपको खेत में भेज देता हूं और वो खेत है सर्कल शेप में, मैं सब सर्कल शेप में नहीं है, खेत आपकी बड़ी है। ओके, और मैं सबको बोलता हूं कि जाओ जाके यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करो, तो आप सभी लोगों का रेडियस अलग अलग होगा, क्योंकि मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर खेत में भेज दिया है मॉर्निंग वॉक करने को, बट शर्त रखा है कि आप सब लोग सर्कल में मोशन करोगे। तो यहाँ पे बात ये है कि आप सब लोगों का रेडियस अलग अलग होगा। किसी का रेडियस R1 होगा, किसी का रेडियस यहाँ पे R2 होगा, किसी का रेडियस R3 होगा, किसी का क्या होगा, किसी का क्या होगा। तो आइडियली आंसर्स हमारे अलग होंगे, बरोबर, रेडियस अलग अलग होंगे। तो बोर ने क्या बोला? बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर। तो अब देखो ना, ये वैल्यू सडनली आ गई ना, सडनली आ गई, सडनली। हमारा आदत क्या है, हम लोग अपने देश के लोगों से सवाल पूछते हैं, ये कहां से आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया। अभी बोर ठहरा अंग्रेज तो हमने पूछा ही नहीं कुछ। ओके, सो ये एक आपका डीमेरिट है, उसका कुछ उसने जो बोला हम सब लोगों ने यहाँ पे मान लिया। चलिए, अब मेहरबानी करके आप मत जाना कमेंट में करने सर आपने डिसरिस्पेक्ट किया, ऐसा किया। इट्स जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग। ओके, बता रहा हूँ सारे साइंटिस्ट की मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। ओके, चलिए, हाल ही में मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, उस शॉर्ट्स में मैंने ऐसे दिखाया कि एक ऑब्जर्वेशन दिखाई कि मैं जस्ट ऐसे बालकनी में रुका था और मैंने पानी के अंदर कुछ चीज देखी, तो मैंने वो शॉर्ट्स में डाला कि मुझे ऐसे एक सेकंड के लिए लगा कि अरे फ्रिंजेस ऐसी होंगी। उसमें भी कुछ विद्वान लोग आ गए हैं, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। सर काइंडली सी the phenomenon which we are observing, पूरा चैट जीपीटी का इंग्लिश, is nothing but the reflection of light. Okay, it is not fringes. Fringes require two slits. There are no two slits in the universe. मैं सोच रहा था भाई इंग्लिश तो आता है बट हिंदी भी आता तो अच्छा होता, बिकॉज मैंने उसमें क्लियरली कहा है, वीडियो में क्या कहा है मैंने, अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता तो लाइट की फ्रिंजेस भी कुछ इस प्रकार से दिखती होंगी। ओके, क्लियर बोल्ड वर्ड्स में कहा है, बट फिर भी कुछ लोगों को अभी एग्जाम आने वाले हैं तो ज्यादा फिजिक्स आ जाती है। चलिए, जो कि अच्छी बात है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली वेव, यानी मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने क्या कहा? डी ब्रॉगली ने कहा तुम भी एक वेव हो, मैं भी एक वेव हूं, पड़ोसी भी मेरा वेव है, वॉच भी ये वेव है, पेन भी ये वेव है, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है। तो डी ब्रॉगली ने कहा जो जो इंसान पार्टिकल है साइमल्टेनियसली वो सारे के सारे लोग वेव भी हैं। ओके, एंड उस वेव को नाम दे दिया कि हम सब जो वेव हैं, बिकॉज हम मैटर भी हैं,
वजन है भाई मेरा कुछ, तो हम लोग हैं यहाँ पर मैटर वेव। क्या है? हम लोग हैं यहाँ पर मैटर वेव। ओके, सो उसने हम सबको वेव बना दिया एंड उससे फिर इक्वेशन पूछी गई थी, तो उसने एक वेव पार्टिकल इक्वेशन भी यहाँ पर दी। सो वेव पार्टिकल इक्वेशन क्या कहती है? वेव पार्टिकल इक्वेशन यहाँ पर कहती है, बोलिए, वेव पार्टिकल इक्वेशन क्या कहती है? P इज इक्वल्स टू दी h अपॉन में लैम्डा के बराबर। या फिर अगर आपको ऐसे हैबिट नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसे हैबिट नहीं है, मैं तो ऐसे लिखता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू दी हमारा h बाय p के बराबर। लैम्डा क्या है यहाँ पे? मेरी वेवलेंथ। P क्या है यहाँ पे? मेरा मोमेंटम। सो मेरा इन द सेंस यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली उसकी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, ये इक्वेशन स्टूडेंट्स को बहुत नॉर्मल लगती है, बट नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फिजिक्स में, बिकॉज वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ होती है वेव प्रॉपर्टी। चलिए, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हो जाता है हमारा यहाँ से पार्टिकल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए, सो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ से बेसिक से फंडे। ओके, एंड फर्दर मोर यहाँ पे इसने ऐसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन आपका पूरा का पूरा एक प्रकार से स्टैंडिंग वेव जैसा सिस्टम बना रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका बाउंडेड है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपके पास एक स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव बनती कैसे है? सो स्टेशनरी वेव हमारी बनती है दो नोड्स के बीच में, है ना। तो यहाँ पर एक नोड है मेरे पास, यहाँ पर एक नोड है, सो बीच में बन जाती है स्टेशनरी वेव, और वही सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म करते हो, राइट। वही सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट आप लोग क्या करते हो? परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीज इन्होंने कह दी। तो अब सिचुएशन यहाँ पर कुछ ऐसा है, सिचुएशन हमारा इस प्रकार से है। तो बिकॉज अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कुलर ऑर्बिट तो होता है 2 पाई आर के बराबर, तो हम लोग कह देते हैं 2 पाई आर में कितनी वेव्स आएंगी इलेक्ट्रॉन की, ये तो मुझे नहीं पता है, बिकॉज आज तक इलेक्ट्रॉन को तो मैं पार्टिकल बोल रहा था। बट अगर ये लोग अभी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करो, ऐसे वेव्स बना, अरे ये देखो नोड एंटी नोड ही है आपका, कम ऑन, ये नोड और एंटी नोड ही हैं आपके। काफी लोगों को आज पता चला होगा क्या बात कर रहे हो। यस, सो क्वांटम फिजिक्स का ये टॉपिक आता है, इसके ऊपर मैंने एक अच्छा खासा एसे लिखा था। ओके, सो अच्छा खासा मैंने एक अच्छा खासा एसे लिखा था, मतलब बहुत डिटेल्ड लिखा था, लाइक मतलब 6 पेज का लिखा था कि हाउ ब्यूटीफुल फिजिक्स इज, के स्टेशनरी वेव उस फिजिक्स के सेक्शन की, मैकेनिक्स की, एंड यहाँ पे है हमारा एटॉमिक फिजिक्स, बट येट वी ऑब्जर्व द स्टेशनरी वेव इनसाइड द एटम। ओके, चलिए, सो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाता है? n लैम्डा के बराबर, बिकॉज मुझे पता नहीं है कितनी वेव्स यहाँ से बनेगी। सो लैम्डा यहाँ से कितना हो जाता है? हो जाता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय n के बराबर। फर्दर मोर यहाँ से क्या बोलते हैं हम लोग? यूज करते हैं वही वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? यहाँ से मुझे p मिल जाता है h डिवाइडेड बाय लैम्डा के बराबर। लैम्डा का ये वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट, हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय यहाँ से n के बराबर। और आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू आर के बराबर। यही वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, सो मुझे मिलेगा NHR अपॉन में 2 पाई आर, विच गिव्स मी NH अपॉन में 2 पाई के बराबर। ओ, ऐसा तो नहीं सर, ये आपके जो बोर ने पोस्टुलेट दिया था एक प्रकार से उसका कुछ लिंक है। सो यस, ये प्रूफ नहीं है, ऐसा प्रूफ नहीं है कि y एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। बट एक चीज हमको समझा, बोर ने तो नंबर बना के छोड़ दिया, उससे आगे बोर से पूछा तो उसने कुछ बोला नहीं। ओके, डी ब्रॉगली ने समझा कि बोर ने जो भी चीज कही है उसका बेस ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन को एक वेव कंसीडर करके बोला है। क्या बोला है? एक इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करके बोला है, बिकॉज अगर मैं वेव नेचर से ले रहा हूं तो मुझे एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे NH अपॉन 2 पाई के बराबर मिल भी रहा है। चलिए, यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, स्टैंडिंग वेव का जो मैंने आपको बताया, ऐसा करते करते आपको लिखना है, और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये डायग्राम तो मैंने आपको कह ही दिया कि ये तो आपको बनाना ही है। सो दिस इज द कंपलसरी, एंड इससे एसोसिएटेड आपकी ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाती है। चलिए, सो समझते हैं यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो डीके लॉ, बिकॉज इसके बाद जो फॉलोअप होता है वो होता है हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, एंड हाफ लाइफ तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने भर भर के किया है, बट दिस इज समथिंग गुड। सो रेडियो एक्टिव डीके का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो समय के साथ घटते जाएगा। क्या होते जाएगा?
जो आपका न्यूक्लियस का काउंट है वो समय के साथ यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बोलते कैसे हैं, हम लोग बोलते हैं जो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है प्रेजेंट एट टाइम टी, ओके, जो टी समय पे प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डीएन बाय यहाँ पे डीटी के बराबर, जहां पे डीएन क्या है, डीएन है आपका जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई आपके पड़े थे। ओके, अब जो भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ टी लिखना है कहाँ टी नहीं लिखना है, सो आप कहीं पर भी नहीं लिखो तो भी चलेगा, आप सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर देना कि समय के साथ आपके न्यूक्लियाई घटते जा रहे हैं, बस वही हमको समझाना है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन टी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई undergoing the decay per unit time is proportional to the number of यहाँ पे unchanged nuclei present at that instant। so at that instant पे ही मैंने क्या बोला, at that instant को मैंने कहा है nt। ओके, सो आपको अगर t वाले टर्म्स, क्योंकि कई लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कहाँ n0 है कहाँ nt है, सो आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो आप भले इसको कुछ भी नहीं लिखो, आप अपने लैंग्वेज में इसको समझा सकते हो। चलिए, तो यहां से हो कैसा जाएगा, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है सो आ जाता है हमारा यहां से कांस्टेंट। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक की भाषा बताऊं, बिकॉज काफी लोग टेक्स्ट बुक खोल के बैठे रहेंगे, सो टेक्स्ट बुक में आपके दिया गया है dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन टी डी टी के बराबर। ओके, सो टेक्स्ट बुक की भाषा आपकी कुछ ऐसी है, सो यहां से हो जाएगा dn बाई डी टी एक तरफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहां से माइनस एन टी के बराबर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, आ जाता है कांस्टेंट, वही कांस्टेंट का नाम है यहां से हमारा डी के कांस्टेंट, वही कांस्टेंट का नाम क्या है, कांस्टेंट का नाम है यहां से हमारा डी के कांस्टेंट। ओके, चलिए, सो ये हो जाता है हमारा यहां से बेसिक सा फंडा, क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा यहां से बेसिक सा फंडा। ओके, चलिए, सो दैट इज द बेसिक सा फंडा बिहाइंड द डीके कांस्टेंट। अब हमारा वही बेसिक सा रूल कि आपके लेफ्ट साइड में भी आपका डिफरेंशियल टर्म प्रेजेंट है, राइट साइड में भी डिफरेंशियल टर्म प्रेजेंट कर देंगे, सो दोनों को कर देंगे हम यहाँ से इंटीग्रेट, बट उसके लिए थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं। सो अगर एलएचएस में डीएन है तो साथ में उसके मैं एन वाला टर्म ही लेकर आता हूं, और आरएचएस में अगर कोई भी टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, तो बचा हुआ टर्म इस तरफ लेकर आता हूं। तो हैविंग सेट सो अब ये इंटीग्रेशन के लिए एलिजिबल है। चलिए, सो आपको पता है 1/n यहाँ पर है, सो dn/nt इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका लॉन में। सो फिजिक्स में लॉन होता है, अदरवाइज आप लोग लॉग भी बोलते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लॉन ऑफ n के बराबर, जिसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स थोड़ी देर में हम डिफाइन करते हैं। माइनस लैम्डा आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, वहां से क्या बचेगा, वहां से सिर्फ और सिर्फ बचेगा हमारा t के बराबर। लिमिट्स हम थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं। समय जब 0 था तो न्यूक्लियाई सारे के सारे ओरिजिनल न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, तो उनको नाम दे देता हूं मैं n0। ठीक है, समय जब t हो चुका है तो न्यूक्लियाई अभी जो बचे हुए हैं nt अभी सिर्फ और सिर्फ वही प्रेजेंट है। तो आप लोग अगर चाहो तो फिर आप ऐसा अगर लिमिट्स डाल रहे हो, बिकॉज टेक्स्ट बुक ने लिमिट्स नहीं डाला है, और टेक्स्ट बुक ने डाला है लिमिट्स, बट अच्छा इन्होंने टी हटा दिया है। ओके, सो फिर अगर आपको ऐसा है सो आप टी को यहाँ से पहले से ही गायब कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में यहाँ पर बताने का कोशिश किया है, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन होता है। चलिए, तो यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगा आपका, हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, सो यहाँ से हो जाएगा लॉन ऑफ एन टी माइनस हो जाएगा लॉन ऑफ n0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा टी माइनस 0 के बराबर। माइनस लॉगरिथम में होता है हमारा डिवाइड के बराबर, हो जाएगा n2 बाय n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब करना क्या है, लगाना है एंटी लॉग। तो जैसे लॉग होता है तो हम लगाते हैं एंटी लॉग, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको एंटी लॉन। तो एलएचएस में तो लॉन है, तो एंटी लॉन लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास सिर्फ एंटी डिवाइडेड बाय n0। बट आरएचएस में कुछ भी टर्म नहीं है, तो एंटी लॉग लेने का एक्चुअली मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग द एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने का आपका पर्पस ये हो जाता है कि जब भी आप कहते हो मैथ्स में एंटी लॉग लिया, सो एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, आप कभी भी क्या करते हो, आप लेते हो बेस रेस टू जो भी आपकी वैल्यू है वो। फॉर एग्जाम्पल आपका लॉग टू द बेस 10 है,
ओके और आप एंटी लॉग ले रहे हो तो आप 10 रेस टू जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कंसीडर करते हो। अब ये इतना ज्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो इस फटाफट वाली सीरीज में, बिकॉज दिस इज अ फास्ट पेस सीरीज। बट बेसिकली आपका यही मतलब होता है, आपका है कोई लॉग टू द बेस 2 और उसका आप एंटी लॉग लेते हो तो वो हो जाएगा यहाँ से आपका 2 रेस टू समथिंग के बराबर। तो उसी प्रकार से एंटीलॉन में बेस क्या होता है, सो एंटीलॉन में बेस होता है ई, सो हमारा यहाँ पर वैल्यू हो जाता है ई रेस टू पावर। तो आरएचएस में अगर लॉग नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, एंटी लॉग लगाने का मतलब होता है ई रेस टू जो भी चीज है, तो ई रेस टू यहाँ से बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी चीज है विच इज माइनस लैम्डा टी। आई होप आपको समझा, अगर नहीं समझा तो एक लाइन में मैं बता देता हूं। एंटीलॉन लेने का मतलब होता है ई रेस टू जो भी वैल्यू है लिख देने का, उसको कहते हैं एंटीलॉन। जब आप बड़े हो जाओगे इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर यूज करोगे तो कैलकुलेटर में आपको लॉग एंटीलॉग नहीं लिखा रहता है, एंटीलॉन तो नहीं लिखा रहता है, लॉग फिर भी लिखा रहता है, आपको लिखा रहता है ई रेस टू बॉक्स, तो वो आपका एंटीलॉन होता है। और 10 रेस टू बॉक्स मतलब वो आपका एंटी लॉग होता है। तो आप इंजीनियरिंग में मुझे याद करोगे अच्छे से जब भी आप कैलकुलेटर यूज करना सीखोगे। चलिए, सो एनटी इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी के बराबर। बधाई हो, यही हो जाता है हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्या हो जाता है, यही हो जाता है हमारा यहाँ से लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ओके, सो यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, चलिए, सो दैट इज इट, खत्म। सो यही आपका एक इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट हो जाता है रेडियो एक्टिव आपके डीके का। अब इसी में से आप लोग चाहो तो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हो। सो हाफ लाइफ आइडियली तो केमिस्ट्री में आप सभी लोगों को है, बट फिर भी सो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब जब मेरे ओरिजिनल न्यूक्लियाई जितने भी थे, सो पहले अगर ओरिजिनल न्यूक्लियाई थे n0, अब अगर मेरे बचे हैं n0 डिवाइडेड बाय 2 न्यूक्लियाई, तब समय कितना लगेगा। ओके, तो और ऐसे समय को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस समय को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम एज टी हाफ लाइफ। ओके, सो हाफ लाइफ जानने में हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बिकॉज उससे मुझे पता चलता है कि मेरा पार्टिकल कितना जल्दी खत्म होने वाला है। सो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके अभी अभी हमने देखा, मुझे ये एक्सप्रेशन दे रहा है। सो मुझे यहाँ पे कितना न्यूक्लियाई चाहिए, सो मुझे टी समय पे आधे न्यूक्लियाई चाहिए, सो आधे न्यूक्लियाई यानी हो जाएंगे n0/2। समय कितना हो जाएगा, समय यहां से हो जाएगा टी हाफ लाइफ। सो स्मॉल टी नहीं लिख के टेक्स्ट बुक नोटेशन ही फॉलो करता हूं, यहाँ पे लिखूंगा टी हाफ लाइफ के बराबर। n0 हो जाएगा कैंसिल, हाफ इज इक्वल्स टू बचेगा ई रेस टू माइनस लैम्डा टी हाफ के बराबर। अब ये माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है इनवर्स, तो इनवर्स है तो माइनस के जगह प्लस करना है, तो इसको मैं यहां से नीचे लाके लिख दूंगा। इवेंचुअली बचेगा क्या मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बचेगा मेरे पास ई लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2 के बराबर। अभी अभी इतना मैंने बताया कि एंटी लॉग लेने का मतलब होता है 10 रेस टू समथिंग, तो एंटी लॉन लेने का मतलब होता है ई रेस टू समथिंग, तो ये एंटी लॉन ही है वास्तव में। तो एंटी लॉन को हटाने के लिए लगाना पड़ेगा यहाँ पे लॉन। सो जैसे ही यहाँ पे लगा दूंगा लॉन, सो लिखूंगा यहाँ पे अप्लाइंग लॉन, सो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, ई रेस टू वाले टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू बचेगा लॉन टू का वैल्यू होता है 0.693 के बराबर, और यही हो जाता है मेरा यहाँ से हाफ लाइफ का भी डेरिवेशन क्या हो जाता है, यही हो जाता है यहाँ से मेरा हाफ लाइफ का भी डेरिवेशन। इसी प्रकार से करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे समाप्त। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये सब फास्ट पेस में नहीं समझे जा सकते हैं, सो जितना अभी हमने किया है उतना इस पेस के लिए जरूरी है। स्टार्ट करते हैं विथ सेमी कंडक्टर्स। चलिए, सो कंटिन्यू करते हैं सेमीकंडक्टर्स के साथ। सो काफी बढ़िया सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपके सेमीकंडक्टर का जो एक्चुअल सेमीकंडक्टर्स है वो क्लास 11th में आता है, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो आपका क्लास 12th में आता है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं, और वो सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं आपके पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर।
तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट को अगर तकलीफ होती है, कोई भी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि यार मुझे ये नहीं आ रहा है, सर फोटो डायोड के बारे में क्या लिखूं, सर सोलर सेल के बारे में मैं कंफ्यूज हो गया हूं, क्या लिखूं, मैं आपको बता दूं, आप 11th स्टैंडर्ड का जो पीएन जंक्शन डायोड का थ्योरी है, आप वो अच्छा खासा 2 पैराग्राफ तक लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। इट इज अलाउड, बिकॉज आपका कोई भी डिवाइस हो, सारे के सारे ये आपके पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस ही हैं। तो आप बस बता सकते हो कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, बीच में डिप्लीशन रीजन होता है या जंक्शन बैरियर होता है। सो उसके बाद यहाँ पर आपकी रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, रिकॉम्बिनेशन से करंट मिलता है। तो ये वाला थ्योरी कॉमन ही है, चाहे आपका रेक्टिफायर हो, जीनर डायोड हो, फोटो डायोड हो, आपका सोलर सेल हो। सो आपका अच्छा खासा थ्योरी पार्ट कांस्टेंट ही है। तो कोई भी स्टूडेंट को अगर लिखने का तकलीफ आता है, सो आप प्लान बी सीधा पीएन जंक्शन डायोड के बारे में शुरू हो जाना। 1 मार्क तो आपको, हाफ टू 1 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए बात करते हैं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर एक हमारा ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हमारे एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। तो एक ऐसा डिवाइस जो एक ऑल्टरनेटिंग करंट को हमारा कन्वर्ट कर देता है इनटू द डायरेक्ट करंट। सो बेसिकली एसी करंट का मतलब क्या होता है? सो एसी वाली कोई भी चीज हो, वो इवेंचुअली क्या करती है, इवेंचुअली वो दोनों क्वाड्रेंट में आपके रहती है। वो आधी देर पॉजिटिव रहती है, आधी देर नेगेटिव रहती है। बट डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट का मतलब यानी एक ही क्वाड्रेंट में को एग्जिस्ट करेगा, उसको डायरेक्शन से लेना देना इतना ज्यादा नहीं होगा। ओके, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। यही जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन, यही प्रोसेस, ओके, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को कहा जाता है हमारा रेक्टिफिकेशन। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? सो प्रोसेस का नाम हो जाता है हमारा रेक्टिफिकेशन। रिपल क्या होता है? सो रिपल का बेसिकली क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ डीसी वोल्टेज हैविंग सम अमाउंट ऑफ एसी वोल्टेज राइडिंग ऑन इट। देखो, दुनिया में 100% आइडियल तो कोई भी चीज नहीं है, इतना तो आपको पता होगा। 100% अचीव होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कोई भी पॉसिबल इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे हम लोग ब्लैक बॉडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करते हैं, तो ब्लैक बॉडी का भी एक्यूरेसी आपका जो है वो 97% ही है। तो उसी प्रकार से हम लोग बोलने को तो बोल देते हैं कि मेरा रेक्टिफायर एक एसी सिग्नल को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता है डीसी सिग्नल में, बट रियलिटी में क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ एसी वोल्टेज मेरा डीसी के साथ रह ही जाता है। ओके, कुछ अमाउंट में क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ एसी वोल्टेज आपका डीसी वोल्टेज के साथ रह ही जाता है, पूरा का पूरा रेक्टिफाई नहीं हो पाता है। सो इसी को कहते हैं हम रिपल। सो रिपल बेसिकली आपका एक अनयूजुअलिटी है, ओके, कि डीसी के साथ थोड़ा सा आपका एसी रह गया, उसी को कहते हैं रिपल। और उसी से रिलेटेड जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को कहते हैं हम लोग रिपल फैक्टर। सो रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट जो रह गया। अब एसी सर्किट्स आपने पढ़ा है, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि एसी सर्किट्स में आप लोग जो वोल्टेज मेजर कर सकते हो, वो मेजरेबल वोल्टेज होता है आपका आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे वही है, एसी वोल्टेज का आपका एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू टू द जो भी आपका डीसी कंपोनेंट है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिपल फैक्टर। क्या हो जाता है? ये हो जाता है फॉर्मूला फॉर द रिपल फैक्टर। चलिए, उसके बाद एक सर्किट छोटा सा दिया गया है, जिस सर्किट का नाम है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट आपका क्या करता है? द फंक्शन ऑफ दिस सर्किट एलिमेंट इज टू रिमूव द फ्लक्चुएशंस और पल्सेशंस प्रेजेंट इन द आउटपुट वोल्टेज सप्लाइड बाय द रेक्टिफायर। तो फिल्टर सर्किट वही है। देखो, अब इतना तो हमको पता चल गया कि भाई रेक्टिफायर में भी 100% एक्यूरेसी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मैं मुझे यहाँ पे 0% एसी मिले। ओके, 0% एसी मिलना तो पॉसिबल नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ एसी रेक्टिफाई होने के बाद भी यहां पर मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग? फिल्टर सर्किट, नाम ही है फिल्ट्रेशन, तो वो फिल्ट्रेशन करके आपका एसी कंपोनेंट यहां से रिमूव कर देता है। चलिए, उसके बाद आ जाता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। अभी ये आपका एक्चुअली जीनर डायोड है, सो थोड़ी देर में हम इसको समझने का प्रयास यहां से करेंगे।
डिफाइन करो फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर को डिफाइन करो एंड उसका वर्किंग एक्सप्लेन करो। अब देखो ये वाला डायग्राम काफी लोगों को नहीं समझता है। इसका आइडियली स्पीकिंग आप एक बेसिक डायग्राम भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है वो सिर्फ। तो आप पहले तो यूज करो यहाँ से ट्रांसफार्मर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से प्राइमरी कॉइल, यहाँ से आपका फ्लक्स की निशानी है कि फ्लक्स ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से सेकेंडरी कॉइल। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा लॉजिक यही होता है कि हम लोग यहाँ पर भी एक डायोड लगाते हैं और हम लोग यहाँ पर भी एक डायोड लगाते हैं। आउटपुट में कोई भी चीज मेजर करनी होती है तो हम एक लोड रेजिस्टर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा लोड रेजिस्टर। आप अगर ये डायग्राम आपको बनाने आता ही नहीं है तो फिर मैं आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, बिकॉज समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ओके, तो ये डायग्राम और ये डायग्राम आपका टेक्निकली सेम ही है, बट इन लोगों ने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा दर्शाने का कोशिश किया है कि हम सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर एंड ये सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अभी मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको फिजिक्स तो इसी डायग्राम पे बना के सिखाऊंगा एंड आप सभी को समझ में भी अच्छे से आ जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके भी वायर्स वही कनेक्शन हो रहे हैं। ओके, वायर वाइज देखोगे तो आपका कनेक्शन वही जा रहा है। जैसे लोड रेजिस्टर का जो ऊपर का सर्किट है, सो लोड रेजिस्टर का ऊपर का सर्किट आ रहा है यहाँ के जंक्शन से। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखोगे और इवेंचुअली वो जंक्शन D1 से ही आ रहा है। ओके, सो आप देखोगे तो यहाँ से ही आपका लोड रेजिस्टर का अपर पॉइंट जा रहा है। आप ध्यान से देखोगे सो लोड रेजिस्टर का नीचे का पॉइंट ये घूम घूम के आ D2 से ही रहा है। सो यहाँ पर भी हमारा ऐसा ही है, D2 से ही आ रहा है। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के वे से ही समझाएं, हम एक प्रिंसिपल समझ रहे हैं। तो प्रिंसिपल अभी मैं आपको इसी डायग्राम पे समझा दूंगा। चलिए, तो पहले क्या होता है, पहले हमारा लेटेस्ट से इनपुट वेव आया। सो इनपुट वेव मेरा इस प्रकार से आएगा। तो अभी वेव हमको, अभी मैं अगर चार्जिंग पे मोबाइल लगाने जाता हूँ, तो जब मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाता हूँ मुझे ऐसे ऐसे कुछ आता हुआ नहीं दिखता है। ओके, सो हम ऐसा तो नहीं बनाते हैं वेव, तो मुझे पोलैरिटी दिखती है प्लस और माइनस। जैसे जब भी हम लोग कहीं पे सेल चेंज करते हैं तो वहां पे वेव्स नहीं बनी हुई होती हैं, लिखा रहता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस समझो पोलैरिटी आई। अब ये प्लस माइनस पोलैरिटी यहाँ पे ट्रांसफर होगी थ्रू इंडक्शन, एंड अभी होगा क्या, ऊपर वाला डायोड हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे वाला डायोड हो जाएगा नेगेटिव। बिकॉज ऊपर वाला डायोड हो गया D1 मेरा पॉजिटिव, तो वो कंडक्ट करेगा। ओके, D1 क्या करेगा, D1 यहाँ पे कंडक्ट करेगा। सो ये मेरा गया यहाँ से इनपुट, ये आया मेरा D1 डायोड कंडक्ट किया, ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं किया बिकॉज यहाँ पे ये है रिवर्स बायस में आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है टू द पॉजिटिव, राइट। आपका नेगेटिव गया टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इस वजह से ये वाला डायोड यहाँ पे मेरा कंडक्ट नहीं करेगा। सो समथिंग प्लस 0 इज इक्वल टू समथिंग, तो आउटपुट में मुझे मिल जाता है एक वेव। अब क्या है, एसी सिग्नल का लॉजिक क्या होता है, एसी सिग्नल का लॉजिक यही होता है कि आपकी साइकिल रिवर्स होती है। सो रिवर्स होती है मतलब हम लोग बनाते हैं कि पहले क्रेस्ट था तो अब ट्रफ आ जाएगा। अरे भाई, अगर क्रेस्ट के जगह मैंने ट्रफ तो बना दिया, क्रेस्ट के जगह मैंने क्या कर दिया, ट्रफ तो बना दिया, बट कैसे, पोलैरिटी वाइज उसको कैसे दिखाऊं। सो पोलैरिटी वाइज हम ऐसे दिखाते हैं कि जो चीज पहले पॉजिटिव थी अभी वो हो जाएगी नेगेटिव, जो चीज नेगेटिव थी वो अब हो जाएगी यहाँ से पॉजिटिव। तो इवेंचुअली यहाँ पर सिचुएशन कैसा होगा, सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये वाला डायोड अभी आ जाएगा रिवर्स बायस में। सो आप देख सकते हो रिवर्स बायस में आ गया तो इसने कंडक्ट नहीं किया। नीचे वाला डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, सो उसने कंडक्ट किया। और कंडक्ट तो किया बट फॉरवर्ड बायस में आपको पता है आपका ग्राफ कभी भी पहले क्वाड्रेंट में मिलता है, आपको नेगेटिव नहीं मिलता है। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आई होप आप लोगों ने एवरग्रीन सीरीज या कहीं से भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, तो 11th स्टैंडर्ड में आपको पता है फॉरवर्ड बायस का ग्राफ आपका पॉजिटिव ही मिलता है, तो यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं मिलेगा, वो आपको पॉजिटिव ग्राफ ही मिलेगा। सो अगेन 0 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू दी वापस से समथिंग, तो दैट्स इट। आप जस्ट यही ऑब्जर्व करो तो आप ध्यान से देखोगे कि आपका इनपुट वेव ऐसा गया है एंड आउटपुट वेव हमारा यहाँ से दोनों डायोड्स का अगर मैं एडिशन करूं, सो इनपुट अगर ऐसा था सो आउटपुट मुझे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिला है, एंड दैट इज व्हाट इज वी कॉल एज फुल वेव रेक्टिफायर। क्या करते हैं हम, इसी को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। ओके, सो देखो यहाँ पर कैसा है
Here two junction diodes are connected in such a manner that if one diode gets forward bias during the first half cycle of the input, the other gets reverse bias. Okay, but when the next opposite half cycle comes, जब नीचे वाला ट्रफ आएगा, the one first diode gets reverse bias and the second diode gets forward bias. So यही आपको beautifully यहाँ पर express करके लिखना है कि वो है तो एक नहीं है, दूसरा है तो पहला एक्टिव है, पहला एक्टिव है तो दूसरा एक्टिव नहीं है. तो हमको मिलता क्या है, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फॉर बोथ द हाफ साइकिल्स. क्या होता है यहां से, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फॉर बोथ द हाफ साइकिल्स. ओके, चलिए, सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर फंडा. चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पर नेक्स्ट चीज. तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन अनरेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड पावर सप्लाई. ओके, सो ये अगेन आज तक कभी आया नहीं है, बट एक बार 1-2 मिनट ही लगेगा, सीख लेते हैं, सिलेबस का तो पार्ट है. अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पावर सप्लाई, a power supply whose output DC voltage is affected significantly, okay, because unregulated है. So unregulated का आपको नाम से इतना तो मतलब समझ रहा होगा कि पावर सप्लाई का जो वोल्टेज होगा वो अफेक्टेड तो रहेगा, बट कैसे अफेक्टेड है, अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली बाय द अमाउंट ऑफ लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट. एज द लोड ड्रॉस मोर करंट द डीसी टर्मिनल वोल्टेज बिकम्स लेस. सो कई बार हम लोग देखते हैं, आप किसी फंक्शन पे कभी गए रहो तो हम लोग देखते हैं वहां पे बैंड बाजा बारात बज रहा है एंड सडनली हम लोग देख देते हैं कि अरे बंद हो गया सब सप्लाई, पूरा अंधेरा हो गया. अगर पहले के जमाने में आप पिक्चर देखने जाते थे पहले तो ऐसे पिक्चरों में भी होता था कि अचानक चलते चलते पिक्चर बंद हो गई, फिर ऐसे हम हु हा करके चिल्लाते थे लोग. ओके, सो बेसिकली कई बार क्या होता है, हमारा जो पावर सप्लाई है वो अगर अनरेगुलेटेड है तो थोड़ा सा ही उसके ऊपर अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो वो ठप हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि वो अफेक्ट हो गया, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं थी. ओके, उसी प्रकार से रेगुलेटेड क्या है, रेगुलेटेड हमारा ऐसा पावर सप्लाई है जिसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, जिसका वोल्टेज क्या रहता है, जिसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, इट प्रोवाइड्स द स्टेडी डीसी आउटपुट वोल्टेज. एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि अगर मुझे ऐसा करना है तो इस पर्पस के लिए हम लोग कनेक्ट करते हैं जीनर डायोड. क्या करते हैं, यही पर्पस के लिए हम कनेक्ट करते हैं जीनर डायोड. चलिए, उसी प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर, आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है. सो हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर आप बेसिक डायग्राम बनाना चाहो सो आप सिंपल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं करके आप लोग ऐसा डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हो. तो लॉजिक बहुत यहाँ पे सिंपल ही है. पहले जाएगा मेरा एसी का साइन वेव का क्रेस्ट. सो अगर मेरा यहाँ से क्रेस्ट जाता है तो समझो मैं कंसीडर करता हूँ ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. सो अगेन डायोड का ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर. आपका जो डायोड आप बचपन में ऐसे बनाते थे कि ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में होता था जंक्शन रीजन, तो इसका सिंबल हमारा ऐसा होता था. यानी ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कैथोड को. कैथोड का मतलब हो जाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी आपका नेगेटिव सेमीकंडक्टर. ओके, चलिए, तो यहाँ पर अब सिचुएशन कैसा है कि जब मेरा क्रेस्ट यहाँ पर आया है, सो मेरा P टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर मुझे फॉरवर्ड बायस मिलेगा. सो फॉरवर्ड बायस मिलेगा, सो अगर मेरा इनपुट ऐसा था तो मुझे यहाँ से आउटपुट भी मिलेगा. उसी प्रकार से अभी अगले क्षण ही यहाँ पे साइकिल उल्टी हो जाएगी. सो उल्टी साइकिल मतलब क्या, डायग्राम में तो मैंने ऐसे नीचे से बना दिया, बट इसको फिजिक्स के सेंस में हम कैसे बनाएंगे. तो फिजिक्स के सेंस में ये हमारा बनेगा यहाँ से कुछ इस प्रकार से. तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा मेरा पॉजिटिव. सो नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ऑब्वियसली बात है डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में और काम यहाँ पे करेगा ही नहीं. आप देख सकते हो मुझे कुछ भी आउटपुट यहाँ से नहीं मिला. सो एसी वोल्टेज मेरा डीसी में कन्वर्ट तो हो गया. ओके, एसी से डीसी में कन्वर्ट तो हो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट, आई वॉन बट एट व्हाट कॉस्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एफिशिएंसी ही आधा है. ओके, लाइट का बिल बहुत आएगा बट आपका सर्किट काम ही आधी देर करेगा,
सो ये इसके थोड़े से फ्लॉज हो जाते हैं। ओके चलिए, सो इस वजह से ही हम ये वाला यूज नहीं करके हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चलिए, सो अभी यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं आपके, ये तो आपके बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं आपके डिवाइसेस की, ये आप नहीं भी रीड करोगे तो सभी को पता होगा। सो डिप्लीशन रीजन, द रीजन कंटेनिंग द अनकंपेंसेटेड एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन। या फिर इसको दूसरे भाषा में आप क्या लिख सकते हो, द रीजन विच हैज डिप्लीशन, डिप्लीटेड चार्जेस। ओके, तो बेसिकली इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, मैं आपको फिजिक्स समझाता हूं। देखो, this was supposed to be my p-type semiconductor, this was supposed to be my n-type semiconductor। p-type semiconductor में हमारे पास होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, n-type semiconductor में हमारे पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस। तो आइडियली ये हमारा होना चाहिए था कि p-type में पॉजिटिव चार्जेस, n-type में हमारे नेगेटिव चार्जेस। बट प्रॉब्लम वही है, होता इवेंचुअली क्या है, होता यही है कि यहाँ की नेगेटिव चार्जेस जंप देके चली जाती हैं उस पार। तो अगर नेगेटिव चार्जेस वहां चली गई तो यहाँ पे रह जाती है खाली जगह, इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। होल का मतलब हो जाता है हमारी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। तो अब सिचुएशन कैसी हो गई, सिचुएशन ये हो गई कि आइडियली यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होनी चाहिए थी, बिकॉज ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का हिस्सा है, और आइडियली उस तरफ नेगेटिव चार्जेस होनी चाहिए थी बिकॉज वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का हिस्सा है। बट इस रीजन में पी टाइप चार्जेस नहीं है, तो मैं कहता हूं देयर इज डिप्लीशन ऑफ पी टाइप चार्जेस। उसी प्रकार से यहां पर भी एन टाइप चार्जेस नहीं है, सो मैं कहता हूं देयर इज डिप्लीशन ऑफ एन टाइप चार्जेस। तो यही है हमारा डिप्लीशन रीजन का मतलब कि जो चार्जेस होनी चाहिए थी वो नहीं है। इस वजह से इन्होंने कहा है द रीजन कंटेनिंग द अनकंपेंसेटेड, थोड़ा सा भारी अंग्रेजी का प्रयोग है, अनकंपेंसेटेड एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड एज द डिप्लीशन रीजन। चलिए, Zener breakdown voltage, so ऐसा वोल्टेज at which the breakdown of the junction occurs is called as Zener breakdown voltage। ओके चलिए, it depends upon the dopant density। थोड़ी देर में हम समझेंगे Zener breakdown voltage क्या होता है, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। फोटोडायोड, फोटोडायोड कैसा डायोड है, फोटोडायोड हमारा एक ऐसा डायोड है जिसमें मुझे चाहिए कि मैं बैटरी के जगह मेरी जो एनर्जी है, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में होता है हमारा बैरियर पोटेंशियल, बरोबर। और वो बैरियर पोटेंशियल के लिए हमको क्या करना है, वो बैरियर पोटेंशियल के लिए हमको लाइट यहाँ से गिरानी है, क्या करनी है, बैरियर पोटेंशियल के लिए लाइट हमको यहाँ से गिरानी है। तो इवेंचुअली सिचुएशन कैसा है, इवेंचुअली सिचुएशन यहाँ से इस प्रकार से है कि मुझे बैटरी से एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना है। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे बैटरी से एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे कुछ लाइट गिरे और उस लाइट के थ्रू मेरा एक्सपेरिमेंट हो। ओके चलिए, सो फोटोडायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल इन सच अ वे दैट लाइट कैन फॉल ऑन इट्स जंक्शन। तो लाइट उसके जंक्शन पे गिरे, एंड सेकंड चीज, एंड दैट लाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी। वही लाइट क्या करती है, एंड दैट लाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी। किस चीज के लिए एनर्जी भाई, दैट लाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर रिकॉम्बिनेशंस। ओके, सो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस की एनर्जी कहां से आती है, सो रिकॉम्बिनेशन की एनर्जी आती है मेरे फोटोन से, यानी जो लाइट मेरी यहाँ पे गिर रही है उसी से। चलिए, सोलार सेल क्या है, वो भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशंस फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर भी वही है, इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ पे सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए, एलईडी, अब ध्यान से देखो, हर चीज में वही लिखा हुआ है कि ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। तो तभी मैंने आज के सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया, आपको आधा थ्योरी तो बार बार कोई भी एप्लीकेशन हो घूम फिर के पीएन जंक्शन डायोड का ही लिखना है। चलिए, नीचे दिया गया है एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड है व्हिच एमिट्स लाइट इन अ व्हेन इट इज इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। व्हाई इज द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर थिन और लाइटली डोप्ड। ओके, तो देखो यहां पर हमारा लॉजिक कैसा है, लॉजिक यही है, बेस हमारा एक ढाबे के तरह है। ओके, एमिटर चार्जेस एमिट करता है, कलेक्टर चार्जेस कलेक्ट करता है, बीच में बेस का कुछ ज्यादा काम ही नहीं है। सो बेस आपका ढाबे के तरह है। अब आप किसी ढाबे पे जाते हो तो क्या आप ढाबे का गूगल पे देखते हो क्या कितने स्क्वायर फीट फैला हुआ है,
इंटीरियर कौन से क्वालिटी का किया गया है, नहीं देखते हो आप, राइट। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिचुएशन है। इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज मेड वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड विथ एन इम्प्योरिटी सो एज, ओके, यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है। सो एज टू इनेबल टू कलेक्टर, so as to enable the collector to collect about 95% of the holes or electrons, okay। कलेक्टर का काम ही है चार्जेस को कलेक्ट करना। अगर मैं बेस बड़ा बना दूंगा तो रिकॉम्बिनेशंस अपनी बेस में ही हो जाएंगी, जो कि होती हैं बट कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शादी है और सबको पता है अभी शादी पे खाना मिलने वाला है और दूर है शादी, ओके, तो यहाँ से 4 बसें निकली हैं या 4 यहाँ से गाड़ियां निकली हैं और बीच में कोई जगह नहीं आ रही है, एक ही जगह आ रही है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और वहां पे खाना भी अच्छा नहीं है, तो मेजर ऑफ द लोग बोलेंगे कि अरे यार, अगर आपका जो ढाबा है या जो होटल आपकी आ रही है वो आ रही है 2.25 घंटे बाद और 2.25 घंटे रास्ते पे कुछ भी नहीं है और 2.5 घंटे में सीधा शादी है जिसका टाइम हो गया है, खाना खुल चुका होगा वहां पे, तो 4 में से 3.5 बस के लोग वही बोलेंगे कि भाई 15 मिनट और चल लेते हैं और सीधा वहीं जाके खाते हैं, ओके, बिकॉज एनीवेज इंक्लूडेड है वहां पे। तो यहाँ पर भी वही है, कलेक्टर का काम है चार्जेस कलेक्ट करना, बेस का काम नहीं है, तो उसको मैं बड़ा बना के क्या करूं और उसकी हाई डोपिंग करा के क्या करूं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर्स डज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट emitted by the LED डिपेंड्स। तो देखो काफी लोगों को लगता है कि फॉरवर्ड बायस के वजह से ऐसा होता है, MHT CET में इसके ऊपर MCQ भी है, तो उसमें भी लोग ऐसे टिक करके आ जाते हैं कि फॉरवर्ड बायस नहीं, फॉरवर्ड बायस तो दुनिया की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सब में लाइट दिखती है क्या। LED आपकी सिलिकॉन या जर्मेनियम से नहीं बनी हुई होती है, ओके तो यहाँ पे आप जो मटेरियल्स यूज करते हो, मटेरियल्स, ओके इन्होंने फिजिक्स के सेंस में आंसर लिखा है कि द वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय एन एलईडी डिपेंड्स ऑन बोथ एनर्जी कैप एंड द बायसिंग ऑफ द डायोड। तो बायसिंग तो ठीक है, बट आपका जो मेन रीजन है, मैंने इसका मेन रीजन कवर किया है, वो है आपका एनर्जी कैप। देखो एलईडी का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। एलईडी का प्रोसेस ये है, रिकॉम्बिनेशंस के वक्त, कब, रिकॉम्बिनेशंस के वक्त, ओके सो रिकॉम्बिनेशंस के वक्त क्या होगा, रिकॉम्बिनेशंस के वक्त जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मेरा इलेक्ट्रॉन गिरेगा, ओके हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मेरा इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो बोर के पोस्टुलेट के हिसाब से आपको पता होगा हायर एनर्जी लेवल से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में गिरता है, सो देयर इज सम रिलीज ऑफ एनर्जी व्हिच इज रेफर्ड टू एज द एच म्यू। तो मैं मेरे एलईडी का मटेरियल जो है ना, मटेरियल जिससे एलईडी बना रहा हूं, मैं मटेरियल वैसा सिलेक्ट करता हूं, मटेरियल कैसा सिलेक्ट करता हूं, मैं मटेरियल वैसा सिलेक्ट करता हूं जिसका जो वेवलेंथ आए वो विजिबल रेंज में लाए करे, ओके पूरा फिजिक्स हमारा एलईडी का यही है, जो वेवलेंथ आए उसका वो विजिबल रेंज में लाए करे, दैट्स इट। तो देखो ऊपर से नीचे जब एनर्जी आपकी गिरती है, आपका इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो एनर्जी तो रिलीज होती है, तो ये एनर्जी का जो वेवलेंथ है सिर्फ वो मेरा विजिबल रेंज में आए, मैं मटेरियल्स चुन चुन के वो सिलेक्ट करता हूं, क्या करता हूं, मैं मटेरियल्स चुन चुन के वो सिलेक्ट करता हूं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली इन्होंने मटेरियल्स नहीं बोल के एनर्जी गैप बोला है, बट आप लोग मटेरियल बोल सकते हो, एंड फर्दर मोर हमारे टेक्स्ट बुक में वो मटेरियल्स मेंशन्ड भी हैं, ओके तो यहाँ पर मैंने वो भी किया है। हाउ टू फैब्रिकेट एलईडीज ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो ये एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता है, सीईटी में आ सकता है या बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, ओके जैसे कि मुझे अगर इंफ्रारेड रेडिएशन की एलईडी बनानी है, ये आपके टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, हाँ तो मैं क्या यूज करूं, तो यूज करना पड़ेगा मुझे एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। मुझे चाहिए कि मैं रेड या येलो कलर की एलईडी बना पाऊं, सो रेड या येलो कलर की एलईडी बनानी है तो मुझे यूज करना पड़ेगा गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, ओके मुझे चाहिए मैं रेड या ग्रीन, अभी ये रट्टा मारने की चीज है, ओके फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में, पूरा आप 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स मिला दो, 4 टेबल्स आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, बाकी हर चीज मैं घुस घुस के फिजिक्स सिखाता हूँ, कि इतना मुझे है कि पूरा 11th 12th आप फिजिक्स मिला दो, मैं आपको कभी भी दिखूंगा नहीं कि ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कभी भी नहीं, हर चीज का रीजन है,
4 टॉपिक सिर्फ ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको मेमोराइज करना पड़ता है। उन 4 में से भी 2 ही प्रॉपर मेमोराइजेशन वाले हैं। ओके, बाकी तुम बस हेल्प हो जाती है मेमोराइज करने से, जिसमें से एक हमारा ये है। ओके, सो यहाँ पे आपकी ब्लू लाइट बनती है आपका Zn जिंक सेलेनाइड अगर आप यूज करते हो तो। ओके, सो दिस इज मोर ओवर MHT CET MCQ या फिर आपका बोर्ड एग्जाम का MCQ पूछा जा सकता है, बट बोर्ड्स में उनका इतना हिम्मत होता नहीं है। ओके, तो आप उसको ध्यान में रखो। ठीक है, सीईटी के लिए, अभी बोर्ड्स के लिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे एलईडी आपकी डिपेंड करती है, आपका कौन सा रेंज आप यूज कर रहे हो, कौन सी एनर्जी गैप के थ्रू, इनका मतलब क्या है, कौन से मटेरियल से आप उसको फैब्रिकेट यहाँ पे कर रहे हो। चलिए, डार्क रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, फोटो डायोड का हमारा पर्पस क्या है? फोटो डायोड का हमारा पर्पस होता है कि फोटो डायोड में हम एक खिड़की लगाते हैं। ये है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हम लगाते हैं एक विंडो। ये जो विंडो लगाते हैं, हमारा पर्पस वही है कि हमारे फोटॉन्स इसके ऊपर आके गिरे, और जब हमारे फोटॉन्स इसके ऊपर आके गिरे तो यहीं से हमारी एनर्जी मेरे सर्किट में जाए और रिकॉम्बिनेशंस हो एंड मेरा करंट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो। बट बात यही है, मुझे कुछ तो वायर लगाना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस तो हम नहीं लगाते हैं बिकॉज मुझे बैटरी के वजह से करंट नहीं चाहिए, बट मुझे कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। ओके, सो यहाँ पर हमारा लॉजिक ये है, हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे रिवर्स बायस में। सो रिवर्स बायस में हम लगा तो देते हैं, बट यहाँ पे बात ऐसी है, अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा, नो थिंग इज 100% आइडियल। कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं होती है। तो यहां पर भी क्या होता है, रिवर्स बायस में थोड़ा सा लीकेज करंट यहां पर फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में भी यहां से थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो हो जाता है। उसका वैल्यू बहुत कम रहता है, उसका वैल्यू रहता है माइक्रो एम्पियर्स में, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर्स में। ओके, तो लीकेज करंट बट फ्लो तो होता है, मतलब आप अंधेरे में भी थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो हो जाता है। तो वही है, वो लीकेज करंट के करस्पॉन्डिंग में जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं डार्क रेजिस्टेंस। तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला ऐसी कोई वो नहीं है, फॉर्मूला आपका ओम्स लॉ ही है, V इज इक्वल्स टू IR। सो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। तो अगर R में आप डार्क रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो तो करंट आपको डार्क करंट कंसीडर करना पड़ेगा। डार्क करंट का मतलब ये नहीं है काला करंट, ऐसा नहीं है। डार्क करंट का मतलब आपने फोटो डायोड में कोई भी लाइट का सोर्स नहीं लगाया है, लाइट कहीं से भी नहीं गिर रही है और रूम में अंधेरा है, रात का समय है, सोए पड़े हैं सब लोग, बट फिर भी करंट है। सो वो करंट आपका लीकेज करंट होता है ड्यू टू रिवर्स बायस। एंड देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। ओके, चलो ज़ेनर डायोड का सिंबल्स फटाफट से देख लेते हैं। सो पीएन जंक्शन डायोड का आपका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से। ज़ेनर डायोड का सिंबल आपका थोड़ा सा इसका उल्टा होता है, सिर्फ यहाँ पे आपका ऐसा सिचुएशन आ जाता है। यूजुअली ज़ेनर डायोड का सिंबल हम उल्टा बनाना प्रेफर करते हैं। अगर पीएन वैसा लगाया है तो ज़ेनर को हम थोड़ा सा उल्टा लगाने का प्रयास करते हैं। एलईडी क्या है, उल्टा क्यों, बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है, सो ये रिवर्स बायस में होता है, सो ऑपोजिट है इनका पोलैरिटी। चलिए, एलईडी से क्या होती है, एलईडी से लाइट निकलती है, लाइट निकलती है तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। फोटो डायोड में क्या होती है, सो फोटो डायोड में लाइट जाती है, सो बिकॉज फोटो डायोड में हमारी लाइट जाती है, सो जाती है तो हम लोग उसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ओके, चलिए, सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर फंडा। ओके, चलिए, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं लाइट एमिटिंग डायोड के। सो देखो, आपका पीएन जंक्शन डायोड का, आपके ज़ेनर डायोड का, आपके ट्रांजिस्टर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, आपके एलईडी का, चारों का ग्राफ आपका सेम ही है। और ये ग्राफ आपका वही है जो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है। ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस कैसे जाता है, ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस हमारा कुछ इस प्रकार से जाता है कि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। ओके, वोल्टेज क्या कर रहे हो, आप बढ़ाते जा रहे हो, करंट आ ही नहीं रहा है। ओके, सो वोल्टेज बढ़ाने से करंट आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, और एक मोमेंट पे ऐसा होता है कि सडनली मेरा करंट आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी को यहाँ से प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ से प्लॉट करते हैं, और उस वैल्यू को कहा जाता है वी नी वोल्टेज। ओके, क्या कहा जाता है, इसी वैल्यू को कहा जाता है यहाँ से वी नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का यहाँ पर मतलब क्या होता है, नी वोल्टेज का मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल होता है कि ये वोल्टेज वो वोल्टेज है जब मेरा
बैरियर पोटेंशियल नष्ट हो चुका है। सो आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड में हमेशा क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड में हमेशा एक पोटेंशियल रहता है, राइट, बैरियर पोटेंशियल, जिसको अलग नाम है डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं, जिसको जंक्शन बैरियर भी कहते हैं, जिसको बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। तो नी वोल्टेज पे क्या होता है, नी वोल्टेज पे हमारा ये पोटेंशियल बैरियर नष्ट हो जाता है। बिकॉज वो नष्ट हो गया सो करंट मेरा यहाँ से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। क्या होता है, करंट मेरा यहाँ से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। ओके, चलिए एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पर फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड एंड द रिवर्स बायस। ओके, सो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस यहाँ पर इन लोगों ने दोनों हमको समझाने के लिए कहा है। सो हम दोनों समझाएंगे, कोई बात नहीं। इसी के साथ हम लोग ज़ीनर डायोड का जो वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट है उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। सो हम दोनों तीनों चीजें यहाँ पे एक ही साथ में यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए उससे पहले थोड़ा सा मैं एक आधी चीज या चलो ज़ीनर डायोड को कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील। ओके, चलिए तो यहाँ पर अब सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से है ज़ीनर डायोड का। सो ज़ीनर डायोड अगेन जैसे आपको पता है, देखो सबसे पहली बात, पीएन जंक्शन डायोड और ज़ीनर डायोड के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए तो स्मूथली चीजें आप कर पाओगे। पीएन जंक्शन डायोड एंड ज़ीनर डायोड के बीच में एक ही डिफरेंस है, पीएन जंक्शन डायोड हमारा रिवर्स वोल्टेज में, ओके, यानी रिवर्स बायस में हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हो जाता है प्रॉपरली ब्रेकडाउन, ओके, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ब्रेकडाउन हो जाता है, बट मुझे चाहिए कि मेरा कोई तो डिवाइस बने जो रिवर्स बायस में काम करे। ओके, पीएन जंक्शन डायोड जबकि टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम ज़ीनर डायोड को चूज करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड और ज़ीनर डायोड के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका मेजर लेवल पे एक ही फर्क है, वो फर्क ये है कि ज़ीनर डायोड में आपकी डोपिंग की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है, डोपिंग की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, एग्जाम्पल तौर पे थोड़ा सा मुझे अलग वे में समझाना पड़ेगा, माफी देना, बिकॉज दिस इज नॉट द डिटेल्ड लेक्चर। तो अभी के लिए यही वे सबसे रेलेवेंट है। समझो कहीं पे झगड़ा हुआ, ओके, और पीएन जंक्शन डायोड का नॉर्मल डोपिंग है, तो झगड़ा हुआ, सो 3-4 लोग ही साथ में थे, ओके, तो मार के जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे ऐसा ऊपर से, नीचे से, पीछे से, आगे से आके धोप के जाएंगे। ज़ीनर डायोड क्या है, हेवीली डोप है। सो ज़ीनर डायोड ऐसी ग्रुप है जो खुद में ही 50 लोग हैं और 50 लोग साथ में चल रहे हैं, तो कोई भी झगड़ा करने नहीं आएगा, यानी आपस में इनको ब्रेकडाउन नहीं करा पाएगा। ओके, ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, इतना मारा कि डायोड ही जल गया। तो पीएन जंक्शन डायोड में वैसा पॉसिबल है, बिकॉज डोपिंग आपकी नॉर्मल रहती है, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन में होती है, पीपीएम या पीबीएम 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपका ज़ीनर डायोड में डोपिंग की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपका ये दोनों में चल सकता है। बट अगेन हम लोग फॉरवर्ड बायस में कभी भी पीएन जंक्शन को ही यूज करते हैं। नो डाउट आप ज़ीनर को भी यूज तो कर सकते हो फॉरवर्ड बायस में, बट हम नहीं करते हैं, बिकॉज ज़ीनर डायोड बनाना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है ज्यादा डोपिंग के वजह से। तो हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड में यूज करते हैं, ज़ीनर को रिवर्स में यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स आपका सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, आपका सेम ही ग्राफ मुझे मिल जाता है। यहाँ पे भी यहाँ पे आए तो आपको एग्जाम में भी वही लिखना है, इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी अदर पीएन जंक्शन डायोड। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया, एलईडी का ग्राफ हो, आपका ज़ीनर डायोड का ग्राफ हो, ट्रांजिस्टर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ हो, आपका ज़ीनर का ग्राफ हो, सबके सब एक जैसे ही हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में भी आपका ग्राफ सिमिलर ही मिलता है। सो रिवर्स बायस का ग्राफ कैसा मिलता है मैं आपको अभी समझा देता हूं। रिवर्स बायस का ग्राफ भी आप टेक्निकली देखोगे आपको सेम ही लगेगा, बट स्टिल देयर आर मेनी डिफरेंसेस। ओके, चलिए, क्या बात है, एकदम सीधी लाइन बनी है विदाउट एनी विदाउट एनी डिवाइस। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सिचुएशन हमारा कैसा हो जाता है, देखो जैसे हमने देखा, अगर मैं फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं तो क्या होता है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता हूं, करंट बढ़ता ही नहीं है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता हूं, करंट बढ़ता ही नहीं है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता हूं, करंट बढ़ता ही नहीं है, एंड सडनली करंट यहां से मेरा राइज हो जाता है। ओके, तो रिवर्स बायस में भी यही प्रोसेस है,
बट वैल्यूज अलग मिलती हैं। सो रिवर्स बायस में भी आपका ऐसा ही होता है कि आप यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाओ, ओके, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता ही नहीं है। बट सडनली एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमारा करंट यहाँ से पूरा बढ़ जाता है, तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है सर पागल समझा है क्या, दोनों के दोनों ग्राफ्स एकदम सेम तो हैं, दोनों में आखिर फर्क क्या है। फर्क यहाँ पे ये है कि अगर ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे आ जाता है 0.7 वोल्ट पे, तो ये समझो मुझे मिलता है यहाँ से माइनस लाइक 10 वोल्ट पे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वोल्टेज 10 गुना ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, तब करंट आता है। समझा क्या? रिवर्स बायस में अगर आपको करंट फ्लो कराना है, सो वोल्टेज आपको मिनिमम 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। 10 गुना ज्यादा ना, मतलब आइडियली मैथमेटिकली काफी बड़ी चीज हो जाती है। तब जाके यहां से क्या होता है, तब जाके यहां से मुझे करंट मिलता है। चलो, सो वही है, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली आपका स्मॉल रिवर्स करंट ही आता है। ओके, और वो स्मॉल रिवर्स करंट भी क्यों आता है, वो आता है ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। जैसे मैंने आपको बताया, आपका रिवर्स बायस में लीकेज करंट हमेशा होता ही होता है। ओके, तो ये लीकेज करंट इनिशियली हमको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे धीरे 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 करके ये वैल्यूज थोड़ी थोड़ी हैं। ओके, बाद में क्या बोला है, बाद में बोला है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है और शार्पली बढ़ जाता है। सो यही है हमारा बेसिक सा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, फर्क यही है, हमारा ये ज़ीनर डायोड बर्न नहीं होता है। ये आपका यही जो वोल्टेज है, इसी वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, और यही रीजन को कहा जाता है ब्रेकडाउन रीजन। क्या कहा जाता है, इसी रीजन को कहा जाता है हमारा ब्रेकडाउन रीजन। ओके, चलिए, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ क्यों ये एक्ट करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर कैसे ये कांस्टेंट वोल्टेज को सप्लाई करता है। तो देखो, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसका एक्सप्लेनेशन आपका एक्चुअली पूरा ग्राफ में एक्सप्लेनेशन है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेन हाउ ज़ीनर डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, या एक्सप्लेन हाउ ज़ीनर डायोड मेंटेन्स द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन आप ग्राफ से ही समझ सकते हो। अभी इन्होंने नो डाउट ऐसे बताने की कोशिश की है टेक्स्ट बुक में कि ये ऐसा वो वैसा, बट आप जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो वो ग्राफिकल तरीके से समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप एग्जाम में भी अगर 2-5 पॉइंट ग्राफ के टर्म्स में समझाते हो तो वो बहुत ज्यादा यहाँ से आपका ईज जाएगा। चलिए, तो लॉजिक यहाँ पर आपका ऐसा लगता है, जैसे अभी अभी हमने देखा, आपका ज़ीनर डायोड कनेक्ट होता है रिवर्स बायस में। सो रिवर्स बायस हमारा बनता है नेगेटिव क्वाड्रेंट में, बिकॉज फॉरवर्ड बायस अगर मैं वैसे बना रहा हूं तो रिवर्स मुझे ऑपोजिट दिशा में बनाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड बायस में अगर वोल्टेज यहाँ प्लस वी थी तो यहाँ माइनस वी बनाना पड़ेगा, वहां अगर प्लस आई बनाया था तो यहाँ माइनस आई बनाना पड़ेगा। चलिए, फर्दर मोर इसमें लॉजिक हमारा कैसा लगता है, लॉजिक हमारा यही लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, चालू होता है बढ़ना, धीरे 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 चालू होता है, बट सडनली वो एक स्पाइक आ जाता है। तब यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे वोल्टेजेस को प्लॉट करता हूँ, क्या करता हूँ, सारे के सारे यहाँ से वोल्टेजेस को प्लॉट करता हूँ, तो सिचुएशन आपका यहाँ से ऐसा जाएगा कि आपका करंट यहाँ पे है, आपका वोल्टेज यहाँ पे है। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे, ओके 2 4 6 8 बनाता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये वाली पॉइंट से लेकर के नीचे वाली पॉइंट तक अगर मैं करंट में चेंजेस देखता हूं, ओके मैं क्या करता हूं, यहां पे करंट में चेंजेस देखता हूं। सो करंट चेंज हो रहा है बाय 4 एम्पियर। ओके, डेल्टा आई करंट कितना है, डेल्टा चेंज इन आई इन द करंट है यहाँ से 4 एम्पियर के बराबर। इसका मतलब लेट अस अज्यूम सर्किट में हमारा कुछ ऐसा हो गया, आपने बहुत सारे चार्जर्स मोबाइल लगा दिए चार्जिंग पे, ऐसा हो गया कि आपका 4 एम्पियर का करंट अभी बदल गया है। या लाइट वालों से आपने मस्ती की है कुछ, अभी वो बदला लेना चाहते हैं, वहां से वो आपका करंट बढ़ा देते हैं नॉब से। अब मैं आपको बता दूं, 1 एम्पियर का करंट चीजों को जला के खत्म करने के लिए सफिशिएंट होता है। ओके, अगर आपके पास 1 एम्पियर का करंट है, वो सफिशिएंट होता है चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पे अब सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन हमारा कुछ इस प्रकार से है, 4 एम्पियर का आपने करंट यहाँ पे बदला है। तो आइडियली वोल्टेज आपका बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होके आपका अप्लायंस डैमेज हो जाना चाहिए, बट अगर आप करस्पॉन्डिंग वोल्टेज देखोगे तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज नजर आ रही है लाइक लेट अस से 9.5 वोल्ट।
तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज नजर आ रही है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 10 वोल्ट। आप देखोगे अगर आप वोल्टेज चेंज देखोगे तो वोल्टेज चेंज तो आपका 0.5 वोल्ट के यहाँ से बराबर है। कितना है वोल्टेज चेंज? तो यहाँ से आपका 0.5 वोल्ट के बराबर है। ओके, सो यही है हमारा यहाँ से बेसिक सा फंडा। सो वोल्टेज चेंज है हमारा यहाँ से 0.5 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ पे हमारा आप देखोगे कि करंट तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, बट वोल्टेज तो यहाँ पे हमारा फ्लक्चुएट हुआ ही नहीं है, या फिर कम हुआ है, या फिर ना बराबर हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज वी कॉल एस कि आपका जेनर डायोड क्या देता है? आपका देता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज। क्या देता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज। और ये ग्राफ आपका आइडियली और ऐसे सीधा सीधा हो जाता है, तो इवेंचुअली फिर आगे जाके तो ऐसा होता है कि आप कितना भी करंट को चेंज करो, वोल्टेज आपका पर्टिकुलरली कांस्टेंट ही आपको मिलता है। ठीक है, चलिए। और आपका ये डायग्राम होता है, ये डायग्राम आपका बनता कैसा है? सो यहाँ पे एक सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा Vs। यहाँ से हम मिलियमीटर लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए, यहाँ पे लगाया है जीनर डायोड, यहाँ से करंट बह रहा है लेटेस्ट से IZ। और हम एक लोड रेजिस्टर आउटपुट में हमेशा लगाते हैं। तो ये तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से कहता आ रहा हूं कि हमेशा लोड रेजिस्टर तो हमें लगाना पड़ता ही है। ओके, तो बस इसी से रिलेटेड थोड़ी सी हम इक्वेशन लिखते हैं, बट मैं यहाँ पर जो मेरा वे है ऑफ राइटिंग द इक्वेशन वही यहाँ पे मतलब यूज करना प्रेफर करूंगा, बिकॉज उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट ज्यादा है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन हमारा कुछ इस प्रकार से है। समझो यहाँ से करंट आ रहा है मेरा I। ओके, यहाँ से करंट आ रहा है मेरा I, यहाँ से करंट गया है IZ, यहाँ से करंट गया है लेटेस्ट से IL के बराबर। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू दी है मेरा यहाँ से जितना मेरा हिस्सा यहाँ पे गया है IZ, राइट, और प्लस जितना हिस्सा मेरा यहाँ से आगे आया है लेटेस्ट से IL। चलिए, अब करेंगे यहाँ से हम वोल्टेजेस को हम ऐड। सो वोल्टेजेस को ऐड कैसे कर सकते हैं? हम इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर तो कोई वो बैरियर नहीं आएगा। सो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वहां से हो जाएगा वो जो S वाला है अपना, प्लस यहाँ से जो अपनी जीनर वोल्टेज यहाँ से है। चलिए, V कितना होता है? खुद IR के बराबर। वहां पे करंट कितना है? सो करंट है वहां से हमारा I के बराबर। रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ से RS के बराबर। यहाँ पे करंट कितना आया है? सो यहाँ पे करंट आया है हमारा अभी इसको हमने ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे। सो VZ को मैं एक प्रकार से ऐसे ही यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, चलिए, है मेरा इनपुट वोल्टेज VI। चलो, टोटल करंट मेरा कितने हिस्सों में बटा है? सो टोटल करंट मेरा बटा है 2 हिस्सों में, तो मैं उसको ही यहाँ से एक्सपांड कर देता हूँ। IZ यहाँ से प्लस IL टाइम्स ऑफ यहाँ से RS प्लस हो जाएगा यहाँ से मेरा VZ के बराबर। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन कैसा है? आप यही इक्वेशन बना के आइडियली छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा आपका जो वोल्टेज रेगुलेटर का एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपका ग्राफ के थ्रू ही सबसे ज्यादा है। ओके, यहाँ पर हम लोग बोलते क्या है? हम लोग बोलते कुछ ऐसे हैं यहाँ से कि सिचुएशन कैसा बोलते हैं? सिचुएशन हम कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि अपना RS कांस्टेंट है। ओके, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? सीरीज वाला रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट ही है। ओके, चलिए। और इधर देखो थ्योरी के लिए अपन कैसा लिखे हैं? थ्योरी के लिए लिखे हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है यहाँ से इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द जीनर डायोड which limits the current flow through the diode। okay, so हमारे ये रेजिस्टर लगाने का पर्पस क्या है? रेजिस्टर लगाने का पर्पस ही ये है, ये करंट क्या कर देता है? करंट को यहाँ से हमारा लिमिट कर देता है। तो इवेंचुअली हम कहते क्या है? इवेंचुअली हम यही कहते हैं कि RS मेरा क्या है? RS है मेरा यहाँ से कांस्टेंट, बिकॉज रेजिस्टर अगर एक बार आपने सर्किट में लगा दिया तो उसकी वैल्यू तो कभी भी बदलती नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ से क्या है? उसके बाद मुझे पता है कि वोल्टेज अभी इधर दूसरा हम क्या बोलते हैं? देखो, ये दोनों सर्किट्स क्या है? ये दोनों सर्किट्स मेरे यहाँ पे पैरेलल में है। सो बिकॉज ये दोनों सर्किट्स मेरे पैरेलल में है, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है? जितना वोल्टेज मेरा यहाँ पे होगा VZ, ओके, यहाँ पर उतना ही वोल्टेज मेरा उस सेक्शन में भी होगा, यानी जो मेरा लोड रेजिस्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस, तो ये हो जाएगा VL। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोलते क्या है कि हमने रेगुलेट कैसे कर दिया करंट? हमने करंट रेगुलेट कर दिया
जैसे अभी ये करंट इधर ज्यादा हो रहा था इतना, हमने करंट रेगुलेट कैसे कर दिया, हमने यहाँ पर उसको दो हिस्सों में स्प्लिट अप करके रेगुलेट कर दिया है। एक प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हो, हमने करंट को स्प्लिट अप करके यहाँ से रेगुलेट कर दिया है। ओके, सो आपका बढ़ेगा ही नहीं, आपका वो दो हिस्सों में यहाँ पे बट जाएगा, और फर्दर मोर यहाँ की वोल्टेज कांस्टेंट कराने के लिए करंट आपका यहाँ से भी हमारा फ्लो होगा, तो ये और ये आपस में एनीवेज पैरेलल में वोल्टेज होता है हमारा कांस्टेंट। ओके, तो अभी ये वाली एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने दी है, दैट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, आई नो दैट, बट आपको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एवरग्रीन सीरीज में फुर्सत में बैठ के आधा पौना घंटा देख सकते हो। तो वहां पर मैंने आपको एक एक टर्म वाइज बताया है कि ये टर्म के साथ जब ऐसा होगा तो दूसरे टर्म के साथ तब ऐसा होगा, तो इससे ये ऐसा होगा, तो जाके अपने को समझेगा कि क्यों कांस्टेंट है वोल्टेज। बट अभी के लिए इतना आपका सफिशिएंट है। ओके, चलिए, so that was all about the concept of the Zener diode. Okay, इसके बाद आपका बस यही है फोटो डायोड का डायग्राम, सो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ फोटो डायोड, ये यूजुअली आते नहीं है सवाल, बट स्टिल मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड कर दिया है। सो क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, फोटो डायोड आपके बहुत जल्दी काम करते हैं। इनका रिस्पॉन्स लीनियर होता है, द रिवर्स करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अभी इसका ग्राफ कैसा बनता है फोटो डायोड का, सो फोटो डायोड का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। मैं आपको समझाता फॉरवर्ड बायस में हूं, बिकॉज समझना इजी है, फिर उसको हम रिवर्स में बनाएं। तो सिचुएशन कैसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ फोटॉन्स। तो जब समझो 10 फोटॉन्स मेरे गिरे, सो 10 फोटॉन गिरने से होता क्या है, 10 फोटॉन गिरने से मेरा धीरे धीरे यहाँ से करंट बढ़ते जाता है, धीरे 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 करंट बढ़ते जाता है। इवेंचुअली जब 10 के 10 फोटॉन्स गिर चुके हैं, सारे के सारे रिकॉम्बिनेशंस हो चुके हैं, तो यहाँ से मेरा करंट हो जाता है कांस्टेंट। क्या हो जाता है, यहाँ से मेरा करंट हो जाता है एक प्रकार से पूरा कांस्टेंट। ओके, तो समझो 10 फोटॉन गिरे थे, तो मुझे उसके लिए ग्राफ ऐसा मिला। अभी हम क्या अज्यूम करते हैं, अभी हम अज्यूम करते हैं एक ऐसा सिचुएशन, अभी हम क्या अज्यूम करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन अज्यूम करते हैं, लेट अस से जब 20 फोटॉन गिरे, सो 20 फोटॉन गिरेंगे, सो करंट इससे तो राइज हो जाएगा, बट अगेन क्या हो जाएगा, कुछ समय में कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोगों को फोटो डायोड का ग्राफ हमारा कुछ इसी प्रकार से मिलता है। बट बात क्या है, फोटो डायोड हमारा कनेक्ट होता है रिवर्स बायस में, तो हमको यही ग्राफ बनाना पड़ता है यहाँ से उल्टा होके। यही ग्राफ क्या बनाना पड़ता है, यही ग्राफ बनाना पड़ता है यहाँ से उल्टा। चलिए, लो कॉस्ट है, छोटा सा साइज है, हाई स्पीड ऑपरेशंस हैं। ओके, सो यही आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर आपकी हो जाती। उसी प्रकार से एलईडी का डायग्राम आपका ऐसा होता है, एलईडी से लाइट निकलती है, तो जैसे मैंने आपको बताया एलईडी का सिंबल हम लोग ये वाला यूज करते हैं। उसके बाद फोटो डायोड का एक स्ट्रक्चरल डायग्राम भी है, कि स्ट्रक्चरल डायग्राम, हाँ ये डायग्राम आपका अलग वे से बनता है, एक अलग विजन से बनता है, तो ये आपका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ी कोटिंग्स यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे SiO2 की कोटिंग यूज की है। कोटिंग यूज करने का पर्पस क्या होता है, कोटिंग यूज करने का कभी भी पर्पस होता है कि आपको रिफ्लेक्शन से बचाना, नहीं तो क्या होगा, लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। ओके, तो इसमें जस्ट आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, बीच में डिप्लीशन रीजन, नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे सिलिकॉन नाइट्राइड की कोटिंग, और वहां पे डिफ्यूजन मास्क आपका SiO2 का। बट ये आपका रेयर क्वेश्चन है, रेयर। ओके, मैंने जस्ट आपको दिखा दिया है यहाँ पे, बट रेयर है, कभी नहीं आया है, जब से फिजिक्स बनी है तब से नहीं आया है, आप ऐसा समझ के चलो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में। बट स्टिल ऐसे मुझे पता नहीं कोई डिजायर हुआ कि मैं एक बार आपको बता दूं, सो मैंने बता दिया। चलिए, सो दैट वाज द थिंग। बाकी इसके बाद आ जाता है हमारा ट्रांजिस्टर, राइट। इसके बाद तो ट्रांजिस्टर आ जाता है। ट्रांजिस्टर के बारे में मेरी सलाह यही रहेगी कि एवरग्रीन सीरीज का आप लास्ट का 1 घंटा खोलो और उसका प्लेबैक स्पीड बढ़ा के आप देखते जाओ। ओके, तो जिनको है टाइम आप देखते जाओ, नहीं तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में बताते जाऊंगा, बट ट्रांजिस्टर का हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ही कवर कर पाएंगे, विच इज द एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। बिकॉज उसके अलावा ट्रांजिस्टर ऐसे चलते फिरते भागते दौड़ते समझना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा, आपको लगेगा या तो मुझे समझाने नहीं आता है या तो फिजिक्स गंदी है, और दोनों चीजें मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो ट्रांजिस्टर आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसको विस्तार में ही समझा जा सकता है, बट स्टिल हम अपने साइड से कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम आपको समझ पाए। सो लेट्स स्टार्ट।
चलिए, सो ट्रांजिस्टर का वर्किंग यहाँ पर कैसा है, क्या प्रोसेस है, आइए उसको थोड़ा समझते हैं। अपना वही मेन चीज है। ट्रांजिस्टर में सबसे पहली पहली चीज जो हमको समझनी है, ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है हमारे तीन कंपोनेंट से, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट हो जाता है हमारा एमिटर, दूसरा कंपोनेंट हो जाता है हमारा यहाँ से बेस, तीसरा कंपोनेंट हो जाता है हमारा यहाँ से कलेक्टर। सो एमिटर, बेस और कलेक्टर, ये तीन हो जाते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, तो आपको ये लिखना है, जो हम सिलेबस में ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, द ट्रांजिस्टर विच वी आर स्टडिंग इज रेफर्ड टू एज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यहाँ पे मतलब क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब होता है यहाँ पर दो जंक्शंस होते हैं। पहले जंक्शन का नाम है J1, दूसरे जंक्शन का नाम है यहाँ से J2। Transistor is made up of three compartments. First one is referred to as the emitter, second is referred to as the base, third one is referred to as the collector. एमिटर का फंक्शन क्या है? एमिटर का फंक्शन है एमिट करना चार्जेस। ओके, एमिटर का फंक्शन क्या है? सो एमिटर का फंक्शन है चार्जेस को एमिट करता है। चलिए, बेस का फंक्शन क्या है? बेस का फंक्शन है वो थोड़ी सी रिकॉम्बिनेशंस कराता है। कलेक्टर का मेन फंक्शन है, कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर आपकी कलेक्ट करता है चार्जेस को। ओके, चलिए, सो ये हो जाते हैं इनके फंक्शन। बेस के फंक्शन में आप क्या लिख सकते हो? बेस के फंक्शन में आप लिख सकते हो रिकॉम्बिनेशंस के लिए थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। सो रिकॉम्बिनेशंस यहाँ पर हमारे पास होती हैं। चलिए, एमिटर की डोपिंग कैसी होती है? सो एमिटर को चार्जेस निकालनी है, सो चार्जेस निकालनी है, चार्जेस एमिट करनी है, तो वो होता है हमारा हेवीली डोप्ड। कलेक्टर का सिचुएशन कैसा होता है? कलेक्टर को चार्जेस कलेक्ट करनी है, तो उसको ऑब्वियसली बात है कुछ तो दम होना चाहिए चार्जेस कलेक्ट करने के लिए, तो ये हो जाता है हमारा मॉडरेटली डोप्ड। बेस, जैसे मैंने आपको बताया, इसका तो कुछ ज्यादा काम है ही नहीं, तो बिकॉज इसका कोई ज्यादा काम ही नहीं है, तो ये हो जाता है आपका लाइटली डोप्ड। तो ये सब चीजें आप लिखोगे ना, मैंने आपको एक एक चीज के बारे में चार चार तीन तीन पॉइंट्स बता दिया है, आप लिखोगे आपका आधा पौना पेज ऐसे ही भर जाएगा। ओके, आपका ऐसे ही चीजें बढ़ती जाएंगी। साइज, साइज का कैसा होता है? कलेक्टर सबसे ज्यादा साइज, उसके बाद होती है एमिटर की साइज, उसके बाद होती है यहाँ से बेस की साइज। सो कलेक्टर आपका साइज के सेक्शन में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद आता है हमारा एमिटर, देन उसके बाद आता है हमारा बेस। चलिए, again based on the devices, there are two type of transistor, not based on the devices but based on the configurations। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, या तो एमिटर बेस कलेक्टर को मैं रख सकता हूं NPN में, यानी मैं इसको N रीजन दे दूं नेगेटिव टर्मिनल, बेस को बना दूं पॉजिटिव, कलेक्टर को बना दूं पूरा का पूरा नेगेटिव। ओके, चलिए, या तो मैं इनको बोल सकता हूं PNP। ओके, सो ये हो जाते हैं हमारे दो प्रकार के ट्रांजिस्टर, बेस एमिटर कलेक्टर, यानी एमिटर बेस कलेक्टर के बेसिस पे हमारा NPN और हमारा यहाँ से PNP। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा फंडा होता है। आप ये सब लिखो, आप डायग्राम समझाओ, फिर आप बोल सकते हो बायसिंग भी अगेन यहाँ पे, बिकॉज दो जंक्शंस हैं, सो बायसिंग के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिसमें से हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्टिव मोड। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? हम लोग कहते हैं एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड में हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव मोड में हम लोग यहाँ पे करते हैं, पहला जंक्शन J1 होता है हमारा फॉरवर्ड बायस, और दूसरा जंक्शन J2 हमारा होता है यहाँ से रिवर्स बायस। ओके, सो ये हो जाता है हमारा बेसिक सा यहाँ पर फंडा। ओके, चलिए, सो यही है, बाकी तो कुछ नहीं आपका, बाकी तो आपको बस यही, इसको ही अच्छे से समझाना है। वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं? वर्किंग में हम लोग, अभी देखो थोड़े से टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स ऐसे हैं, इनमें आपको समझ में कम आएगा। सो वर्किंग में यहाँ पर हमारा सिचुएशन ऐसा ही होता है कि समझो मैं NPN ट्रांजिस्टर कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ? यहाँ से NPN ट्रांजिस्टर को यहाँ से कंसीडर करता हूँ। ओके, चलिए, सो NP और वापस से क्या हो जाएगा? वापस से हो जाएगा यहाँ से N। चलिए, पहला जंक्शन करना है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का मतलब है N को N, P को P। दूसरा जंक्शन करना है रिवर्स बायस, यानी P को लगाऊंगा N को लगा दूंगा यहाँ से P। लॉजिक वही है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, निकल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे मेरे सारे के सारे जमा।
यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे, ऑलरेडी एमिटर में इलेक्ट्रॉन्स भर भर के हैं, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे यहाँ से रिपेल। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, एंड यहाँ पर है पॉजिटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप दे देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मेरे जंप दे देंगे। बिकॉज ये यहाँ से जंप दे देंगे तो थोड़ा करंट तो मेरा यहीं से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग बोलते क्या है कि जो मेरा एमिटर में से चार्जेस निकल रही हैं उसी कारण हमारे दो प्रकार के करंट प्रोड्यूस होते हैं। थोड़ा करंट हमारा बेस में ही बन जाता है और बाकी का सारा करंट हमारा कलेक्टर में बनता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहां से एक दूसरे को रिपेल करते जाते हैं। ओके चलिए, सो ये इसको रिपेल, ये इसको रिपेल, यहाँ से फाइनली नेगेटिव चार्जेस मेरी अंदर घुसेंगी। आपको पता है जब नेगेटिव चार्जेस अंदर घुसती हैं तो करंट बनना वहां से स्टार्ट होता है। तो जो मैंने आपको पहले ये इतनी सारी पॉइंट्स बताई, इनको आप एलेबोरेटिवली लिखो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम में ये आप समझाओ कि इस टर्मिनल से J1 जंक्शन से फॉरवर्ड बायसिंग से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इसको रिपेल किया, ये वहां गया, एंड ऐसा करते करते आप ये फॉर्मूला एज अ कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो। फर्दरमोर ट्रांजिस्टर में हमारे दो प्रकार के करंट गेन रेशियो होते हैं। सो करंट गेन रेशियो का मतलब है आपका गेन कितना हो रहा है। सो गेन निकालते वक्त कभी भी हम न्यूमरेटर में आउटपुट ही लिखते हैं, बिकॉज आउटपुट लाइफ में बहुत मैटर करता है। अगर आउटपुट ही नहीं है किसी चीज का तो फिर गेन मेजर करने का मतलब क्या है। सो आउटपुट में हमेशा आता है हमारा कलेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा आईसी, यहाँ पर भी हो जाएगा आईसी। बेस दिखता है बीटा के तरह, से यहाँ पे हो जाएगा आईबी, बी और बीटा सेम दिखते हैं, बाकी बचा एमिटर, एमिटर आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों रेशियोज को कहा जाता है करंट गेन रेशियो। क्या कहा जाता है, इन दोनों रेशियोज को कहा जाता है यहाँ से करंट गेन रेशियो। ओके, सो दैट्स इट। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए इतना ही आपका सफिशिएंट है। बाकी जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऐसे पेस पे समझे नहीं जा सकते हैं। ओके, तो फिजिक्स की इंसल्ट हो जाएगी। कई बार लोग बोलते हैं सर मैंने रफ डायग्राम बनाया है, एक बार देखना। तो मैं बोलता हूं ये रफ डायग्राम नहीं है, ये रॉन्ग डायग्राम है। ओके, सो रफ समझाने के चक्कर में, फास्ट पेस पे समझाने के चक्कर में फिजिक्स की धज्जियां उड़ जाएगी। तो इतना आपका सफिशिएंट है फॉर वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। बाकी आप एक सिंबल ध्यान में रख सकते हैं कि सिंबल का हमारा कैसे लॉजिक होता है। तो अगर आपको सिंबल आता है एग्जाम में बनाने का ट्रांजिस्टर का, तो ये बेसिक सा टेम्पलेट है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बेसिक टेम्पलेट आपको यहां से बना देना है। ओके चलिए, अभी इस टेम्पलेट को आपको हमेशा लिखना कैसा होता है, लिखना होता है नीचे एमिटर, बेस, कलेक्टर, एमिटर, बेस, कलेक्टर। चलिए, आपसे एग्जाम में बोला है एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाओ, सो एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा बनेगा, एनपीएन। आपसे एग्जाम में बोला है पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाओ, सो पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसा बनेगा, पीएनपी। सो यहां तक तो डायग्राम दोनों का सेम ही है। यहां तक आपको बना के भी आओगे आपको 0 मार्क्स मिलेगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेगी अगर आप यहां तक भी डायग्राम बनाते हो। दिमाग आगे लगाना है। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारा फर्क क्या है, फर्क यही है, एरो का यहाँ पे फर्क है। तो यहाँ पे आपको पता है करंट कभी भी कहां से कहां बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एरो यहां पर, पॉजिटिव से नेगेटिव एरो यहां पर। दैट्स इट, यहीं पे समाप्त होता है हमारा ट्रांजिस्टर का भी हमारा डायग्राम। एंड इसी के साथ हमारी जो बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज या फिर एक लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज हो जाती है समाप्त। एंड दैट्स इट। ओके, न्यूमेरिकल सीरीज भी पार्ट 2 के सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो चुके हैं, पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो आ चुका है, वो भी आपने नहीं देखा है सो देख लेना। एंड इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। सब्सक्राइब करने से आपको लग रहा है कि बहुत हेल्प हो जाएगी, तो नहीं, सब्सक्राइब तो इतना सा पार्ट है, वो तो एक शुरुआत है। बाकी तो आपको वर्ड ऑफ माउथ अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने आसपास के कजिन, सबको वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बताना है कि कैसे आपका फिजिक्स का सफर चेंज हुआ। ओके, तो समाप्त करते हैं आज के इस लेक्चर को यहीं पे। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, विजयी भव।